आपके साथ और कोई भी होगा अगर तो वो इसमें ऐड हो जाएगा, तो आप इसको सुनिए आराम से, है ना? और आपकी कोई क्वेरी होगी तो वो हम लास्ट में देखते हैं। एक बार आप चाहें तो कॉपी पेन से नोट्स बना सकते हैं अपने और उसको आप केवल सुनते रहिए क्योंकि इसमें क्या है कि एक तो मैंने वेलफेयर इकोनॉमिक्स के पार्ट को कवर अप किया है और साथ ही साथ में वेलफेयर इकोनॉमिक्स से ही जुड़ा हुआ है पब्लिक पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स जो कि बहुत एक अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हुआ करता था। पहले इकोनॉमिक्स नहीं हुआ करता था, पहले पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स ही हुआ करता था और बाद में फिर इकोनॉमिक्स का अपना अलग पहचान बनी। तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स भी हैं और पॉलिटिक्स में भी जो ज़्यादातर डेमोक्रेसी वगैरह है उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसके रेफरेंस में हम देखेंगे। हालाँकि आपके जो सिलेबस है उसमें पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स की बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं उनको कवर अप नहीं किया हुआ है। केवल 2-3 मॉडल्स हैं, एक तो निस्केनन मॉडल और लेविथिन जो हाइपोथेसिस है, इन दोनों को हम देखेंगे और एक बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी है पब्लिक चॉइस थ्योरी। तो चूँकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ स्टूडेंट्स को पब्लिक गुड्स या फिर मेरिट गुड्स और जो क्लब गुड्स जिनकी हम बात करते हैं, मिक्स गुड्स, इनके बारे में अगर जानकारी नहीं है या फिर उसको ये पता नहीं है कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या है, तो वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के जो बेसिक ये मॉडल्स हैं उनको समझ नहीं सकता है। तो इसीलिए मैंने वेलफेयर इकोनॉमिक्स को इससे पहले कवर अप करने की कोशिश की है और देन इसको मैंने बाद में लिया है। चूँकि आप लोगों के सभी के अभी एग्ज़ाम्स हैं, मुझे जानकारी में है। 4 तारीख को आप लोगों का एग्ज़ाम है, आप लोगों को उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। लेकिन फिर भी मैं चाह रहा था कि वैसे तो मैं नहीं चाह रहा था कि कोई इस टॉपिक में अभी इस दरमियान लूँ, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि आपके साथ में इस टॉपिक को एक शेयर कर सकते हैं, जिसमें कि हार्डली अभी आपका आधा से पौन घंटा लगेगा। ज़्यादा डेप्थ में हमें नहीं जाना है क्योंकि इसमें वोटिंग से रिलेटेड चीज़ें भी हैं, वोटिंग पैराडॉक्स भी है। कुछ जो वीडियोज़ हैं वो मैं आपको यहाँ पे अभी शेयर करूँगा, उसको वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ में कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसे मैं यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश करूँगा। तो एक बार आप देखें तो जहाँ तक वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात है, आप लोग सभी अवेयर हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या चीज़ होती है। देखिए वेलफेयर इकोनॉमिक्स में हम कल्याण की बात करते हैं, आम आदमी के कल्याण की बात करते हैं और लेकिन ये उसी से जुड़ा हुआ है, डेमोक्रेसी से जुड़ा हुआ है, लोग वोट देते हैं। तो मेनली पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स में 3 एजेंट्स हैं, एक पॉलिटिशियंस हैं, सबसे पहले तो अगर हम कहें लोकतंत्र के अंदर तो आम जनता है, आम जन। दूसरे पॉलिटिशियंस और तीसरे ब्यूरोक्रेट्स हैं। इन 3 के इर्द-गिर्द ही पूरा पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स घूमती रहती है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो इकाई है वो है आम जन, जिनके लिए ये सब चीज़ की जाती है। अगर आपने संविधान भी पढ़ा हो तो जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा ही चुने जो प्रतिनिधि होते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो पॉलिटिक्स है, वहाँ पर डेमोक्रेसी के अंदर हम डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं, हमारा रिप्रेजेंटेटिव हमें रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं और वो रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं, नियम बनाते हैं, पॉलिसीज़ डिज़ाइन करते हैं, जिससे कि कल्याण में वृद्धि की जा सके। जनता के कल्याण में वृद्धि की जा सके। साथ ही साथ में ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और उनका भी ऑब्जेक्टिव यही है। तो इसलिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है कि पहले हम ये देख लें कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या है और वेलफेयर क्या चीज़ है और वेलफेयर की आवश्यकता क्यों है? तो वेलफेयर क्यों करना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर जो चुने हुए प्रतिनिधि आए हैं, वो अगर जनता के कल्याण की बात नहीं करेंगे, तो जनता उन्हें वोट नहीं देगी। तो उनको अपने वोट के लिए, वोट की जो मूल्य है, उसको चुकाने के लिए आवश्यक है कि वो जनता के कल्याण की काम करें। तो इसमें कुछ वोटिंग थ्योरम्स हैं, वोटिंग पैराडॉक्स भी आपने पढ़ा होगा कि ज़्यादातर जो लोग कहें वो काम करना है या फिर पर कैपिटा जिस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के बाद ये देखना है कि कौन सी पॉलिसी इंप्लीमेंट की जानी चाहिए। तो ये वोटिंग पैराडॉक्स क्या है उसके बारे में भी हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो थोड़ा-सा आप ब्रीफ में मैं आपके साथ में इसको शेयर करूँगा और फिर सिंपली हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स से चलेंगे। वेलफेयर इकोनॉमिक्स में आपने 2 बाय 2 बाय 2 मॉडल पढ़ा होगा, एजवर्थ बॉक्स मॉडल।
उसको मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करने जाऊँगा क्योंकि वो जस्ट आप लोग पढ़ चुके हैं, आपको जानकारी भी है, प्रीवियस में आपने पढ़ा है। उसको जस्ट मैं यूज़ करूँगा कि किस प्रकार से आपकी फर्स्ट थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या कहती है, सेकंड थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या कहती है और क्या तरीका है जैसे कि हम इस फर्स्ट थ्योरम या फिर सेकंड थ्योरम जो फर्स्ट थ्योरम आपकी है नेसेसरी कंडीशन फॉर वेलफेयर, सेकंड थ्योरम आपकी है सफिशिएंट कंडीशन फॉर वेलफेयर। तो अगर नेसेसरी कंडीशन हम देखें तो परफेक्ट कंपटीशन की बात की जाती है नेसेसरी कंडीशन के अंदर। अगर सफिशिएंट कंडीशन की बात कहूँ तो उसके अंदर कॉन्वेक्सिटी की बात की जाती है। तो ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन जब फुलफिल होना बहुत आवश्यक है, तभी हम कहेंगे कि जो फंक्शन है हमारा वो वेलफेयर की बात कर रहा है। और अगर ये फिर भी नहीं होता है तो उसके अंदर ये कहा जाता है कि इस केस के अंदर सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है क्योंकि सभी कंडीशन दोनों सारी कंडीशंस जिसके अंदर हर बाजार के अंदर क्योंकि एक तो अभी तक हमने पार्शियल इक्विलिब्रियम पढ़ा था। पार्शियल इक्विलिब्रियम में तो क्या होता है कि हम एक बाजार के अंदर इक्विलिब्रियम करते हैं तो दूसरे बाजार में इक्विलिब्रियम को हम इग्नोर कर लेते हैं। लेकिन जनरल इक्विलिब्रियम सामान्य साम्य जिसे हम कहेंगे सामान्य साम्य या जनरल इक्विलिब्रियम वो बात करता है कि हर बाजार में हर जगह पर आपका इक्विलिब्रियम हो और उसके लिए ये आवश्यक है कि मार्केट कॉम्पिटिटिव मार्केट हो। अगर मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं होगा, मोनोपोली होगा, तब भी ये इक्विलिब्रियम काम नहीं करेगा। यानी कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंदर हम कहेंगे पेरेटो ऑप्टिमम हमें नहीं मिलेगा। और अगर ये कहा जाए कि कॉन्वेक्सिटी नहीं हो, तब भी ये चीज़ नहीं होगा क्योंकि उस केस के अंदर इंक्रीजिंग रिटर्न्स होंगे, तो इसके अंदर भी ये काम नहीं करता है। तो मेनली अगर ये देखा जाए कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए ये 2 इम्पोर्टेंट जो थ्योरम्स हैं, फर्स्ट थ्योरम और सेकंड थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इनको फुलफिल किया जाना थोड़ा-सा संभव नहीं है। इसी कारण से सेकंड बेस्ट जो थ्योरम है, वो आती है और सेकंड बेस्ट थ्योरम को हम पढ़ते हैं। तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स का जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव आप समझ गए कि 3 एजेंट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स, पब्लिक और पॉलिटिशियंस। तो उनको हर पॉलिटिशियन ये चाहता है कि वेलफेयर बढ़े। इसीलिए आप देखेंगे कि जब मैं इकोनॉमी की कंडीशन को देखता हूँ या गवर्नमेंट की कंडीशन को देखता हूँ, तो गवर्नमेंट की कंडीशन देखते हैं तो गवर्नमेंट हमेशा एक्सपेंशन के मोड में रहती है। आप किसी भी वर्ष का बजट उठा के देखिए पिछले 10 सालों का, 15 सालों का, 20 सालों का, क्या कभी ऐसा आप पाएँगे कि गवर्नमेंट का बजट कम हो गया या गवर्नमेंट अपने खर्चे कम कर रही है और लोगों से टैक्स ज़्यादा वसूल रही है? देखिए गवर्नमेंट का की इनकम जो है वो क्या है? टैक्स के रूप में जो कलेक्शन होता है वो गवर्नमेंट की इनकम और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर क्या है? जो टैक्स हमने कलेक्ट किया है, तो टैक्स कलेक्शन सभी लोगों से नहीं हो रहा है। अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो वो उन्हीं लोगों से कलेक्ट किया जा रहा है जो कि ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं। और डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इंडिया के केस में केवल 1 2 से 3-4% लोग ही डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। तो बहुत कम लोगों से कुछ टैक्स वसूल करके बहुत ज़्यादा लोगों में उसको स्प्रेड कर देना, दैट इज़ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो यहाँ पर जब हम ब्यूरोक्रेसी की या गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो ब्यूरोक्रेट्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बजट को एक्सपेंशन करना, गवर्नमेंट का जो काम है, वर्क है उसको बढ़ाना, उसको फैलाना, ज़्यादा से ज़्यादा बजट की डिमांड करना और गवर्नमेंट का क्या रोल है? गवर्नमेंट का रोल ये है कि जो टैक्स कलेक्ट हुआ है, वो इसका इम्पोजिशन कुछ इस प्रकार से हो कि इसका इंसिडेंस कम से कम पड़े, उसका बुरा प्रभाव कम से कम पड़े, लोग आसानी से टैक्स दे दें, पे करने में उनको कष्ट नहीं हो और जिन लोगों के ऊपर खर्च किया जा रहा है, वो इतना एफिशिएंटली खर्च हो कि उससे उनका जो क्रेडिबिलिटी बढ़े, वोट बैंक बढ़े। और इसीलिए हम स्कीम्स जो देखते हैं, वो इस प्रकार की स्कीम्स होती है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो। तो जब गवर्नमेंट एक्सपेंशन की बात की जाती है, तो इसी के अंदर जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा मार्केट फेलियर होने के क्या रीज़न्स हैं? कि अगर मार्केट के अंदर पब्लिक गुड्स हैं, तो मार्केट फेलियर हो जाएगा। बिकॉज़ ऑफ एक्सटर्नलिटीज़ हैं, तो मार्केट फेलियर हो जाएगा। और अगर साथ ही साथ में आप देखते होंगे कि इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री है, तब भी मार्केट फेलियर हो जाता है। इसको हम डिटेल में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो जिस प्रकार से मार्केट फेलियर होता है कि मार्केट फेल हो जाता है यानी कि या तो मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करता है
या मार्केट अवेलेबल ही नहीं होता है जिसकी जैसा कि कुछ पब्लिक गुड्स के केस में होता है, मैरिड गुड्स के केस में होता है, तो वो हम कहते हैं कि मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उसे उन कंडीशंस को कहा जाता है, जबकि एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन के केस में भी हो सकता है। तो ये जो मार्केट फेलियर की कंडीशंस हैं, जो कि एक्सटर्नलिटीज के कारण भी हो सकती हैं, फ्री राइडर प्रॉब्लम के कारण भी हो सकती हैं, तो ये जो मार्केट फेलियर की प्रॉब्लम है, इसी प्रकार से एक नई प्रॉब्लम और इमर्ज होती है, और वो है गवर्नमेंट फेलियर की प्रॉब्लम। अब ये गवर्नमेंट फेलियर की प्रॉब्लम क्या आती है, और ये आपका लेवेंथियन मॉडल है पूरा, कि गवर्नमेंट फेलियर आ जाता है। गवर्नमेंट फेलियर क्यों होता है? क्योंकि गवर्नमेंट किस प्रकार से वर्क कर रही है, तो आप देखेंगे कुछ लोगों से टैक्स कलेक्ट करके उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऊपर स्प्रेड कर रही है, उनको उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे रही है। आप अभी कोविड में भी देखें तो गवर्नमेंट यही काम कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को किस प्रकार से इसका स्प्रेड किया जाए, उनको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट को बांटा जाए। तो बहुत थोड़ा-थोड़ा अमाउंट अगर आप गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम उठा के देख लें, उसके अंदर कोशिश यही की जाती है कि जो नीचे तबके का व्यक्ति है, जो कि बहुत ही गरीबतम व्यक्ति है, पुअर कंडीशन है, चाहे वो फार्मर हो जाए, चाहे वो रेहड़ी लगाने वाला हो, चाहे वो और भी किसी व्यवसाय से जुड़ा हो, जिसको कोविड में अगर प्रभावित हुआ है, तो उस तक थोड़ा बहुत कुछ अमाउंट पहुँच जाए, जिससे कि उसके लाइवलीहुड को मेंटेन किया जा सके उसके द्वारा। इसी प्रकार से बहुत सारी स्कीम्स जो अगर हम देखते हैं, अनाज बाँटने की जो स्कीम्स हैं और ये सारी स्कीम्स, तो लेकिन अब इन स्कीम्स में अगर आप देखेंगे, तो गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं कि अपने अपने दायरे को बढ़ा रही है। आप अगर दो पहले एक बात मैंने आपको कही कि आप पिछले 10 सालों का बजट देखिए, आप देखेंगे कि कंटीन्यूअसली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट का बजट एक्सपांड होता जा रहा है। साथ ही साथ में आप ये देखिए कि जैसे ही कोई नई गवर्नमेंट आती है, वो एक नई स्कीम ज़रूर लॉन्च करती है, या फिर पुरानी स्कीम्स को रीडिज़ाइन करती हैं, और ये कोशिश करती है कि उसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक किस प्रकार से पहुँचाया जाए। अभी आप पिछले 10 सालों की स्टडी अगर करें, तो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने करप्शन को कम करने के लिए, स्पेशली इंडिया के केस में, आधार कार्ड और राजस्थान के अंदर जन आधार कार्ड को इंट्रोड्यूस किया है, जिससे कि जो बेनिफिशियरी हैं उनके अकाउंट में सीधा ही पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये चीजें हैं जिससे कि गवर्नमेंट अपनी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाना चाहती है, अपने वोट बैंक को सेटिस्फाई करना चाहती है, और चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो कल्याण की जो स्कीम्स हैं, और इस प्रकार से कल्याणकारी स्कीम बनाए कि कोई भी पार्ट उसके अंदर छूट नहीं जाए। कोई भी एरिया, कोई भी लोग, कोई भी वर्ग, कोई भी जाति, कोई भी समूह का इसके अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो उनको दिखे, और उनके फायदे के लिए, उनके कल्याण के लिए कोई न कोई स्कीम ज़रूर से ज़रूर लॉन्च की जाती है। अगर आप स्कीम्स का एनालिसिस करेंगे, तो भी आपको यही बात समझ में आएगी। तो अब हम इन्हीं चीज़ों को एक बार मैं आपको अपने प्रेज़ेंटेशन के माध्यम से बताता हूँ, फिर उसके बाद हम वापस डिस्कस करेंगे 10-15 मिनट के लिए। तो रेडी हैं आप लोग? चलिए, चलिए, ठीक है आपसे। तो आज का टॉपिक है हमारा न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक चॉइस थ्योरी। इसमें हमारा जो कंटेंट है वो है सोशल वेलफेयर फंक्शन हम पढ़ेंगे, इक्विटी एंड एफिशिएंसी के ऊपर बात करेंगे। इन दोनों में बहुत ही डिफरेंस होता है, और इन दोनों के बीच में ट्रेड ऑफ भी होता है। फर्स्ट एंड सेकंड थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स देखेंगे, मार्केट फेलियर के बारे में पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ सेकंड बेस्ट देखेंगे, एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम क्या है वो देखेंगे। देन सेकंड पार्ट हमारा इसका आएगा पब्लिक चॉइस थ्योरी का, जिसके अंदर गवर्नमेंट फेलियर, लिंडा प्राइसेस, पब्लिक गुड्स, मिक्स गुड्स, क्लब गुड्स एंड मेरिट गुड्स, इसको ब्रीफ में देखेंगे। साइज मैक्सिमाइजिंग ब्यूरोक्रेसी, जो कि आपका निस्केनन मॉडल है, उसके बारे में पढ़ेंगे, और लेवियथन थ्योरी के बारे में लास्ट में ब्रीफ में पढ़ेंगे। और इसको लास्ट में हम इसको सम अप करूंगा कि किस प्रकार से ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक्ड है। ये कुछ रेफरेंसेस हैं, बुक्स हैं जिनसे कि मैंने इस मटेरियल को पूरा कैचअप किया है। आप भी चाहें तो इन बुक्स के रेफरेंस को देख सकते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट बुक्स जो मैं अगर आपको बताना चाहूँ, वो अगर हैं तो एक तो अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं पब्लिक चॉइस बाय बटलर, एंड पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी बाय गर्बर की जो बुक है, बहुत ही अच्छा उसका चैप्टर पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स को आप देख सकते हैं। देन एचएस रोजन की बुक जो वो पब्लिक फाइनेंस की, वो भी बहुत ही अच्छी है। और एक अगर आप देखना चाहें तो साल्वेटोर की माइक्रो इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा आप देख लें, जिससे कि आपको वेलफेयर का जो पार्ट है उसको समझ में आ जाएगा, वो उसी में से लिया है। और पिंडिक और रूबिनफील्ड की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उसमें से भी कुछ पार्ट को मैंने कवर अप करने की कोशिश की।
देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि इकोनॉमिक्स में जनरल इक्विलिब्रियम से पहले जो भी हम इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते हैं, वो पूरा हमारा पार्शियल इक्विलिब्रियम होता है। पार्शियल इक्विलिब्रियम का अर्थ ये है कि एक मार्केट के अंदर हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, उस समय हम ये मान के चलते हैं कि दूसरे सभी मार्केट्स के अंदर इक्विलिब्रियम ऑटोमैटिकली होगा, या फिर उसके इक्विलिब्रियम को हम इग्नोर करते हुए चलते हैं। तो डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी इन ए मार्केट इंडिपेंडेंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ द अदर मार्केट, यानी दूसरे मार्केट्स की हम परवाह नहीं करते हैं, चिंता नहीं करते हैं, उसको इंडिपेंडेंट मान लेते हैं, उनको इसके अंदर कंसीडर नहीं करते हुए केवल किसी एक पर्टिकुलर मार्केट के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, दैट इज पार्शियल इक्विलिब्रियम। लेकिन जनरल इक्विलिब्रियम के अंदर हम साइमल्टेनियसली सभी मार्केट्स में इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। So simultaneous determination of equilibrium price and quantity in all relevant markets taking feedback effect into the account। और यहाँ पर हम फीडबैक इफेक्ट को भी अकाउंट के अंदर लेते हैं। अब ये फीडबैक इफेक्ट क्या है? फीडबैक इफेक्ट का मतलब है कि रिपरकशन इफेक्ट्स क्या होंगे। रिपरकशन का इफेक्ट का मतलब कि अगर मैं कोई एक चीज करता हूँ, किसी एक मार्केट के अंदर कोई एक चीज होती है, तो उसका दूसरे मार्केट के ऊपर फीडबैक क्या आएगा। तो इस चीज को भी हम उसमें अंदर कंसीडर करते हैं। यही आपका जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कहलाता है। तो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस बहुत सिंपल नहीं है जितना कि इस डेफिनेशन में दिख रहा है, क्योंकि इसके अंदर आपको सभी मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम की बात करनी है। अब जहां तक माइक्रो इकोनॉमिक्स सैल्वाडोर की बुक है, उसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, या फिर आपने जो बुक्स देखी होगी, उसके अंदर आपने 2x2x2 मॉडल पढ़ा होगा। यानी कि दो कंज्यूमर हैं, दो गुड्स हैं एक्स और कमोडिटी वाई, दो कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी, और वो दो गुड्स का आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो दो गुड्स प्रोड्यूस की जा रही हैं, दो ही गुड्स कंज्यूम, एक जो है गुड्स है वो कंज्यूम की जा रही है, दो आपकी इनके माध्यम से, कंज्यूमर्स के माध्यम से। तो ये 2x2 मॉडल जो हम देखते हैं, उसी को एक्सप्लेन किया गया। वो बहुत ही सिंप्लीफाइड है, वो भी आपका जनरल इक्विलिब्रियम नहीं होगा, लेकिन उसके माध्यम से उसको जनरलाइज करते हुए जनरल इक्विलिब्रियम को बताया गया। तो इस 2x2 मॉडल का अगर हम देखें तो एक्सचेंज में कि जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ एक्सचेंज क्या होगा, तो जनरल इक्विलिब्रियम एक्सचेंज में अगर दो व्यक्ति हैं ए और बी, और वो दो कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं एक्स और वाई, तो हम ये कहेंगे कि उनका जनरल इक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर उन दोनों के एज पर बॉक्स डायग्राम बनाते हुए उनकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपस में बराबर। यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि वो उनके दोनों इंडिफरेंस को एक दूसरे को स्पर्श करें, और जहां पर उनकी एमआरएस एक्स वाई फॉर ए एंड बी बराबर होगी, वहीं पे उनकी प्राइसेस का जो रेशियो है पी एक्स अपॉन पी वाई भी बराबर होगा। और चूंकि इस मार्केट के अंदर क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन की हम बात करते हैं, यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए, इसलिए हम कहेंगे कि पी एक्स अपॉन पी वाई विल बी इक्वल टू एम सी एक्स अपॉन एम सी वाई, क्योंकि इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन पी एक्स इज इक्वल टू एम सी एक्स होता है, प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर रखी जाती है। अब इसी प्रकार से अगर आप जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोडक्शन देखना चाहें, तो और यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर एमआरएस एक्स वाई सभी बराबर होती हैं, उन पॉइंट्स को मिलाती हुई जो रेखा है उसको हम कंजम्पशन कॉन्टैक्ट कर्व बोलते हैं। अब इसी प्रकार से प्रोडक्शन का अगर आप जनरल इक्विलिब्रियम लेना चाहें, तो सेम हम कह सकते हैं, जहां पर इनकी जो आइसोक्वांट्स हैं, उनकी जो स्लोप है एमआरटीएस एलके फॉर कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू एमआरटीएस एलके फॉर कमोडिटी वाई बराबर हो, वो आपका कहलाएगा जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोडक्शन। और अगर हम जनरल इक्विलिब्रियम प्रोडक्शन और एक्सचेंज को एक साथ देखना चाहें, तो उस कंडीशन में हमारे लिए प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इनके दोनों के एक्सेस अलग-अलग होते हैं। एक जगह पे हम कमोडिटी की कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, और एक जगह पे हम लेबर और कैपिटल के माध्यम से प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, जो कि आइसोक्वांट को दिखाया जाता है। क्योंकि आप लोग सभी इसके बारे में जानते हैं, इसलिए मैं इनकी डायग्राम्स वगैरह यहाँ नहीं बता रहा हूँ, आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। तो हमें उनका जो लेबर और कैपिटल है, उस चीज को कन्वर्ट करके हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा, जिसको हम एक्स और वाई एक्सिस के साथ में दिखा सकते हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का कर्व का जो स्लोप है, जिसको मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, वो तो एमआरएस इज इक्वल टू एक्स वाई फॉर ए इज इक्वल टू एमआरएस एक्स वाई फॉर बी इज इक्वल टू एमआरटी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जहां बराबर होंगे तीनों ही, वहां हम कहेंगे जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज दोनों एक साथ है। तो ये इसका अर्थ ये हुआ कि जहां पर दोनों जो इंडिफरेंस कर्व है, जो कंज्यूमर ए और बी के विभिन्न अलग अलग इंडिफरेंस कर्व, वो एमआरटी के यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के स्लोप के बराबर हो, वहां पर आप प्रोडक्शन और एक्सचेंज का जनरल इक्विलिब्रियम एक साथ बताएंगे।
अब इसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे नहीं लिया गया, लेकिन अगर आप चाहें तो डिस्ट्रीब्यूशन को भी जनरल इक्विलिब्रियम के अंदर ले सकते हैं। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जनरल इक्विलिब्रियम के केस में। तो हम प्रोडक्शन और एक्सचेंज के जनरल इक्विलिब्रियम की पॉइंट की तो बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डिस्ट्रीब्यूशन इसका कैसे हो, कि जो चीज हमारे पास है, प्रोड्यूस हुई है, उसको किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट की जाए। अब ये जब डिस्ट्रीब्यूट की बात की जाती है, उसी के अंदर ही पूरा जो इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स है, वो छुपी हुई है। और वो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस है, डिफरेंट थ्योरम्स है, जिसके बेस पर इस डिस्ट्रीब्यूशन को किया जाता है। तो ये आपका पूरा एक जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल है, जिसको हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो ये आपका बिल्कुल इसका ब्रीफ हो गया कि इक्विलिब्रियम कहाँ होगा। अब वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या चीज बताती है, क्या स्टडी करती है? वेलफेयर इकोनॉमिक्स ये बताती है, ये स्टडी करती है, वो कंडीशंस अंडर व्हिच द सॉल्यूशन टू द जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल कैन बी सेड टू बी ऑप्टिमल। यानी कि इन कंडीशंस का हमें बात करना है, बात बतानी है, जिस कंडीशंस के अंदर जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल का जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल हो या फिर एफिशिएंट हो, वही हमारा वेलफेयर इकोनॉमिक्स। यानी कि इस चीज को हमें ऑप्टिमम करना है। अब ऑप्टिमम क्या चीज करना चाहते हैं? कंज्यूमर्स अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज या ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, प्रोड्यूसर्स अपने प्रॉफिट को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है? दैट इज वेलफेयर इकोनॉमिक्स, जहां पर प्रोड्यूसर्स भी अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर ले और कंज्यूमर्स भी अपने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर ले, वही आपकी वेलफेयर इकोनॉमिक्स है। तो सबसे बड़ी बात जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंदर आती है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स में आता है, वो ये आता है कि ये ऑप्टिमल पॉइंट्स की बात करता है, ऑप्टिमाइजेशन की बात करता है। कंज्यूमर अपने यूटिलिटी को ऑप्टिमाइज करना चाहता है, प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को ऑप्टिमाइज करना चाहता है। प्रोड्यूसर ये चाहता है कि लेबर और कैपिटल की वो कॉम्बिनेशंस वो यूज करे जिससे कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। कंज्यूमर ये चाहता है कि एक्स और वाई के कमोडिटी के वे यूनिट्स वो कंज्यूम करें जिससे कि उसका जो यूटिलिटी है वो मैक्सिमाइज हो जाए। यानी कि जहां एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल टू फॉर कंज्यूमर ए इज इक्वल टू कंज्यूमर बी इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। सेम इसी प्रकार से एक्सचेंज के केस में। तो ये केवल ऑप्टिमल पॉइंट्स की बात करता है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो वेलफेयर इकोनॉमिक्स की ये क्रिएट होती है कि ये इक्विटी की बात नहीं करता है, ये ऑप्टिमाइजेशन की बात करता है, ये एफिशिएंसी की बात करता है। ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक वेलफेयर इकोनॉमिक्स का। तो इसमें हम ये दो दो कर्व इससे बनते हैं। यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व जो मैंने आपको बता ही दिया। यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व इज द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ यूटिलिटी रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल्स इन जनरल इक्विलिब्रियम और one point on where there is Pareto optimum. ग्रांड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी का हम कैसे बनाएंगे? ग्रांड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी का लोकस होगा ऑफ पेरेटो ऑप्टिमम इन प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। एक साथ जहां प्रोडक्शन और एक्सचेंज के पेरेटो ऑप्टिमम पॉइंट्स हो, उनका लोकस पॉइंट क्या कहलाता है? आपका ग्रांड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी का, जीयूपीसी जिसे हम कहते हैं। तो ग्रांड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व कैसे बनेंगे? डिफरेंट डिफरेंट ये पॉइंट्स हम अलग अलग कॉम्बिनेशन से निकालेंगे जिनके ऊपर की पेरेटो ऑप्टिमम पॉइंट्स हो। तो सभी पेरेटो ऑप्टिमम पॉइंट्स का जो लोकस पॉइंट लोकस बनता है, जो कर्व बनता है, उसे हम ग्रांड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। तो सिंपली अगर हम कहता हमें क्या करना है? ग्रांड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व ड्रू करना है। सबसे पहले ग्रांड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व वो होगा जो कि विभिन्न पेरेटो ऑप्टिमम पॉइंट्स को कवर अप करता हुआ जाएगा, जहां पे प्रोडक्शन और एक्सचेंज के पेरेटो ऑप्टिमम हो। यानी जहां पे प्रोडक्शन और एक्सचेंज का ऑप्टिमल पॉइंट्स हो, उन पॉइंट्स का जो लोकस पॉइंट्स है, उनसे जो कर्व बनता है वो आपका ग्रांड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी का। नेक्स्ट चीज आपके आती है कि फिर आप बताइए कि वेलफेयर कैसे मैक्सिमाइज होगा या सोशल वेलफेयर कैसे मैक्सिमाइज होगा? तो उसके लिए हमें एक सोशल वेलफेयर फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब ये सोशल वेलफेयर फंक्शन बनाना ही सबसे महत्वपूर्ण काम है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है। सोशल वेलफेयर फंक्शन ये बताता है आपको, इट इज द combination of various utilities, utility U, A and B in case of consumer A and B, that gives society same level of welfare। जहां पर सोसाइटी को सेम लेवल ऑफ वेलफेयर मिलता है, वो आपका सोशल वेलफेयर फंक्शन होगा। स्टेट्स हाउ सोसाइटीज वेल बीइंग रिलेट्स टू द वेल बीइंग ऑफ इट्स मेंबर। यानी कि सोसाइटी का वेल बीइंग क्या होगा? हम सोशल वेलफेयर फंक्शन बनाना चाहते हैं, तो हम क्या फंक्शन क्या बनाएंगे कि हम लोगों के वेलफेयर को इंक्रीज करें। लोगों के वेलफेयर का जो फंक्शन है, वही आपका सोशल वेलफेयर फंक्शन होगा। तो जहां जैसे
ऐसा फंक्शन जिसके ऊपर लोगों का वेलफेयर क्या है या सोसाइटी का जो वेलफेयर है वो कांस्टेंट रहे, सेम सेम रहे, वो आपका सोशल वेलफेयर फंक्शन होगा। जैसे कि हमारा यूटिलिटी फंक्शन होता है, वैसे ही एक सोशल वेलफेयर फंक्शन होगा, जहाँ पे हर व्यक्ति का जो वेलफेयर है वो क्या रहेगा आपका, सेम रहे, कांस्टेंट रहे। तो इस प्रकार से सोशल वेलफेयर फंक्शन बनाया जाएगा। अब मैक्सिमम सोशल वेलफेयर कहाँ होगा, जहां पर ग्रांड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व सोशल वेलफेयर फंक्शन जो है कर्व है उसको टेंजेंट होता है, उसे हम कहेंगे मैक्सिमम सोशल वेलफेयर पॉइंट। तो यहाँ पूरी प्रक्रिया आपने देख ली, इन 2 स्लाइड्स में मैंने इस पूरी प्रक्रिया को एक स्टोरी के रूप में आपको बताया है कि किस प्रकार से हम सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करते हैं। ठीक है, अब ये इस कहानी को थोड़ा आप अलग ढंग से समझने की कोशिश करिए, सुनने की कोशिश कीजिए कि सोशल वेलफेयर क्या चीज है, सामाजिक कल्याण क्या है। तो ये एक वैल्यू जजमेंट से रिलेटेड चीज है। दूसरा, अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो 2 प्रकार की इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो वेलफेयर इज ए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्या होना चाहिए, वेलफेयर इस केवल ये बता रहा है, एक आदर्शवाद की बात कर रहा है। तो ये नॉर्मेटिव क्वेश्चन है हमारा, वेलफेयर क्या है, नॉर्मेटिव क्वेश्चन, ऐसा होना चाहिए। तो वेलफेयर को मैक्सिमाइज होना चाहिए, तो ये क्या चीज है। अगर आप देखें तो ग्रांड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, ग्रांड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व आपके सभी पेरेटो ऑप्टिमम पॉइंट्स का, जहां पर एक्सचेंज और प्रोडक्शन के पेरेटो ऑप्टिमम पॉइंट्स हैं, उनका लोकस पॉइंट है ग्रांड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी का। अब इस ग्रांड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व पर जहां सोशल वेलफेयर फंक्शन आपस में टेंजेंट होता है, उस पॉइंट पर मैक्सिमम सोशल वेलफेयर होगा। तो इस प्रकार से हम डिफरेंट सोशल वेलफेयर फंक्शन भी वैसे ही बना सकते हैं जैसे कि इंडिफरेंस का होता है। लेकिन ये सोशल वेलफेयर फंक्शन भी कैसे बनता है, यू डिफरेंट लोग, जितने भी जनता है, जितनी भी पब्लिक है, उन सभी के यूटिलिटी का जो फंक्शन है, उनकी यूटिलिटी का फंक्शन, जहां पे उनकी यूटिलिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, लोगों की यूटिलिटी कांस्टेंट रहती है, उनका जो फंक्शन है वो आपका सोशल वेलफेयर फंक्शन। तो ये अलग 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 सोशल वेलफेयर फंक्शन होंगे, ये वैसे ही होंगे सोशल वेलफेयर फंक्शन भी जैसे कि आप यूटिलिटी फंक्शन बनाते हैं। ऊपर वाले सोशल वेलफेयर फंक्शन पे सोशल वेलफेयर ज्यादा होगा, नीचे वाले सोशल वेलफेयर फंक्शन पे सोशल वेलफेयर कम होगा। डिमिनिशिंग यूटिलिटी होगी इनके ऊपर भी, जैसे जैसे आप देखेंगे तो ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होगा, सोशल वेलफेयर फंक्शन भी कॉन्केव नहीं होगा, कॉन्वेक्स होगा। तो सेम जैसे यूटिलिटी फंक्शन बनता है वैसे ही सोशल वेलफेयर फंक्शन बनेगा, और जहां पर ये ग्रांड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व को टेंजेंट होगा वहां पर हम कहेंगे कि मैक्सिमम सोशल वेलफेयर हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, वो पॉइंट कौन सा होगा, वो पॉइंट वही होगा जहां पर एक्सचेंज और प्रोडक्शन का लोकस का ऑप्टिमम हो, पेरेटो ऑप्टिमम हो, वही आपका मैक्सिमम सोशल वेलफेयर का पॉइंट होगा, बिकॉज दिस पॉइंट इज ऑन द ग्रांड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी का फर्स्ट थिंग। और सेकंड क्या होगी, यहाँ पर सोशल वेलफेयर भी आपका होगा, लेकिन ये यहाँ पर चूंकि ये टेंजेंट है इसलिए ये मैक्सिमम होगा, इसलिए हम किसको कहेंगे कि मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। तो मैक्सिमम सोशल वेलफेयर पॉइंट भी क्या है, एक पेरेटो ऑप्टिमम पॉइंट। पेरेटो ऑप्टिमम पॉइंट क्या है, वो पॉइंट, ऐसा पॉइंट जहां पर एक व्यक्ति को बेनिफिट देने के लिए दूसरे को कुछ न कुछ लॉस होगा या नुकसान किए बिना अगर ये मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो, दैट इज पेरेटो, यानी कि पेरेटो इंप्रूवमेंट जहां पर संभव नहीं हो, दैट इज पेरेटो ऑप्टिमम। तो यही आपका मैक्सिमम सोशल वेलफेयर पॉइंट होगा। तो हम यहाँ पर इस पूरे एक्सप्लेनेशन में ये हमने समझा कि जो हमारा मैक्सिमम सोशल वेलफेयर पॉइंट है या मैक्सिमम सोशल वेलफेयर हमारा कहाँ होता है, जहां पर पेरेटो ऑप्टिमम है। और दूसरी बात कि ये केवल ऑप्टिमेलिटी की बात कर रहा है, ये इक्विटी की बात नहीं कर रहा है, और यही सबसे बड़ा इसका पैच है। चलिए, अब हम देखते हैं कि फर्स्ट थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या है, यानी कि जिसे हम कहते हैं नेसेसरी कंडीशन फॉर द एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी के एफिशिएंट ऑपरेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, किसी भी इकोनॉमी के एफिशिएंट ऑपरेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होगी। तो आपने अभी तक जो एक्सप्लेनेशन देखा उसमें आप देखेंगे कि प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर दोनों कैसे परफेक्ट कॉम्पिटिटर्स हो। तो इस मार्केट में अगर वेलफेयर के अंदर हम बात कर रहे हैं तो पहला तो परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए। दूसरा, मार्केट एग्जिस्ट फॉर ईच कमोडिटी, हर कमोडिटी के लिए मार्केट एग्जिस्ट हो, ये दोनों चीजें होना बहुत जरूरी है।
तो आप बताइए कि क्या पब्लिक गुड के लिए फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स प्रूव होती है? तो हम कहेंगे नहीं होती। क्यों? क्योंकि पब्लिक गुड के केस के अंदर पहली बात तो परफेक्ट कंपटीशन होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि पब्लिक गुड्स जो भी डिलीवर की जाती हैं, वो केवल गवर्नमेंट के माध्यम से डिलीवर की जाती हैं। सेकंड, मार्केट एग्जिस्ट फॉर ईच कमोडिटीज। कम पब्लिक गुड्स वो गुड्स हैं जिनके लिए मार्केट कई बार एग्जिस्ट नहीं करता है, जिनका मार्केट होता ही नहीं है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि एक फार फ्लंग रूरल एरिया है, वहां पे एक स्कूल ओपन करनी है, तो क्या उसके लिए वहां पर मार्केट अवेलेबल? हम कहेंगे नहीं अवेलेबल है। अगर मार्केट अवेलेबल नहीं है तो आपकी जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स की फंडामेंटल थ्योरम है, वो कहती है अगर मार्केट अवेलेबल नहीं है, देन वो जो कमोडिटी वो सप्लाई नहीं की जाएगी, वो प्रोड्यूस नहीं की जाएगी, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके लिए मार्केट ही नहीं है। तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स ये दो चीजें कहती हैं। पहला तो परफेक्ट कॉम्पिटिटर होने चाहिए और दूसरा मार्केट एग्जिस्ट होना चाहिए। तो अगर वेलफेयर इकोनॉमिक्स की मैं बात करूं, जो कि देखिए आज की तारीख में वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो पूरी है उसकी बहुत ज्यादा रिलेवेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वेलफेयर इकोनॉमिक्स आपको ये कहती है कि परफेक्ट कॉम्पिटिटर्स मार्केट के अंदर ही यह काम करती है और मार्केट एग्जिस्ट होना चाहिए। आज हम ये देखते हैं पूरा मार्केट में आप देख लें, बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिल जाएगी जिसके अंदर मार्केट अवेलेबल नहीं होता है और वो गवर्नमेंट के द्वारा सप्लाई की जा रही है। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हर चीज के अंदर है, हर एरिया में जब तक नहीं होगा तब तक वहां पे मार्केट क्रिएट नहीं होता और उसके बाद में गवर्नमेंट जरूर निकल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज से 40-50 साल पुराना देखें, तो एक समय इंडिया में ऐसा समय था जबकि बैंकिंग सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट को सभी बैंकों को नेशनलाइज करना पड़ा। कुछ एक बैंक थे लेकिन बैंक्स को नेशनलाइज करना पड़ा और उसके बाद में इस प्रकार का फाइनेंशियल मार्केट डेवलप हुआ कि आज वापस प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है बैंक्स। तो ये मार्केट एग्जिस्ट करने की बात है। तो परफेक्ट कंपटीशन जब आ जाता है, जब तक नहीं होगा तब तक उस मार्केट वहां पे मार्केट क्रिएट करना पड़ता है और मार्केट क्रिएशन का जो वर्क है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। गवर्नमेंट मार्केट क्रिएट करने के पश्चात फिर पब्लिक प्राइवेट प्लेयर्स उसमें आ जाते हैं। प्राइवेट प्लेयर्स के आने के बाद जब परफेक्ट कॉम्पिटिटर्स पैदा हो जाते हैं, उसके बाद में मार्केट में से गवर्नमेंट अपने आप को निकाल निकल जाती है। तो ये एक बेसिक हम उसमें देखते हैं। तो ये फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम आपकी है, कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी विल ऑटोमेटिकली अचीव पैरेटो एफिशिएंसी। अब ये क्या कहता है? वेलफेयर इकोनॉमिक्स कहता है कि कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक ऑटोमेटिकली पैरेटो एफिशिएंसी पॉइंट को अचीव कर लेगी विदाउट एनी नीड ऑफ सेंट्रल डायरेक्शन एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या कहती है कि गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की कोई जरूरत नहीं है, कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी ऑटोमेटिकली पैरेटो एफिशिएंसी को अचीव कर लेगी। ठीक है, अब पैरेटो एफिशिएंसी कैसे अचीव होगी? इसके अंदर पैरेटो एफिशिएंसी ऐसे अचीव होगी कि जो फर्म किन लेबर को लगाएगी या कैपिटल को लगाएगी, फर्म को डिसाइड करना है। लेबर या कैपिटल का चुनाव फर्म को खुद को डिसाइड करना है, मार्केट के ऊपर छोड़ दिया गया है। तो मार्केट के प्राइसेस के बेस पर लगाएगी, जैसा कि अब हम जानते हैं इसके अंदर कि कौन सा उसको लेबर और कैपिटल में से किसके बेस पर वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकती है, उस बेस पर डिसीजन लिए जाएंगे। तो क्या हम टोटली प्राइवेट प्लेयर्स के ऊपर छोड़ सकते हैं या नहीं, ये यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है। सेकंड, इफ प्रॉपरली फंक्शनिंग कॉम्पिटिटिव मार्केट अलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली, गवर्नमेंट रोल इज मिनिमम ओनली टू प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी राइट्स, लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस। तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ये कहती है कि गवर्नमेंट की कहीं कोई जरूरत नहीं है, इनविजिबल हैंड ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा है, करेगा और गवर्नमेंट को केवल क्या करना चाहिए? लॉ एंड ऑर्डर और डिफेंस को देखना चाहिए। दिस इज योर फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स और ये बताती है कि किस प्रकार से इकोनॉमी एफिशिएंट ऑपरेशन करेगी। नेक्स्ट देखिए कि यहाँ पर जो मैंने आपको बताई थी कि एक जो इश्यू ये आ रहा है इक्विटी और एफिशिएंसी का, जो कि मैंने आपको कहा था दिस इज द इश्यू ऑफ नॉर्मेटिव इश्यू। ये आपका नॉर्मेटिव इश्यू है कि क्या होना चाहिए, क्या हमें एफिशिएंसी को देखना है या फिर हमें इक्विटी को देखना है। तो जब भी आप इकोनॉमीज को स्टडी करेंगे डिफरेंट कंट्रीज की, तो आप ये देखेंगे कि कभी भी गवर्नमेंट का इंटरेस्ट एफिशिएंसी पे नहीं है, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट किसके ऊपर है? इक्विटी के ऊपर है। आप कहीं भी देख ले गवर्नमेंट इंटरवेंशन जहां भी है,
तो गवर्नमेंट एफिशिएंसी पे ज्यादा जोर नहीं देती है। गवर्नमेंट को अगर इन दो में से चुनाव करना है तो गवर्नमेंट इक्विटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगी और इन दोनों के बीच में ट्रेड ऑफ पाया जाता है, ऐसा कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है। इक्विटी और एफिशिएंसी के बीच में ट्रेड ऑफ होता है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, इज एफिशिएंट एलोकेशन ऑलवेज इक्विटेबल? जो ये एफिशिएंट एलोकेशन है, जो कि अभी आपने देखा फर्स्ट थ्योरम में पेरेटो ऑप्टिमम की बेस पर होगा एफिशिएंट एलोकेशन, क्या ये इक्विटेबल होगा? तो हम कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि एफिशिएंट एलोकेशन आपका ऐसे भी हो सकता है कि किसी एक ही व्यक्ति को मैंने सारी चीजें दे दी और वाई को कुछ भी नहीं मिल रहा है, तब भी मैं कहूंगा और वो मेरे वेलफेयर पॉइंट के ऊपर है, सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज वहां पे भी हो सकता है, तो हम कहूंगा एफिशिएंट एलोकेशन तो है लेकिन वो इक्विटेबल नहीं। तो एफिशिएंट एलोकेशन हमेशा इक्विटेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहां हम देख रहे हैं कि फर्म को ये डिसाइड करना है और उसको छोड़ दिया जाए मार्केट के ऊपर कि लेबर और कैपिटल में से आप मर्जी आए जैसे लें, जो कॉम्बिनेशन लेना लें, आपको अपना क्या करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। आपकी एमआरटीएस एलके फॉर ए एक्स शुड बी इक्वल टू एमआरटीएस एलके फॉर वाई। तो उस केस के अंदर फर्म अपने डिसीजन इस प्रकार से लेगी जहां उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। लेकिन अगर वो इस प्रकार से काम करती है तो हम कहेंगे कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट इक्विटेबल। तो इकोनॉमिक्स एंड अदर बोथ डिसएग्री अबाउट हाउ टू डिफाइन इक्विटी एंड हाउ टू क्वांटिफाई इट। तो इक्विटी को क्वांटिफाई करना और डिफाइन करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। दिस इन्वॉल्व्स सब्जेक्टिव कंपैरिजन ऑफ यूटिलिटी और उसके लिए यूटिलिटी के इंटरपर्सनल कंपैरिजन की आवश्यकता होती है। अब ये इंटरपर्सनल कंपैरिजन क्या है या फिर सब्जेक्टिव कंपैरिजन क्या है यूटिलिटी का? कोई एक व्यक्ति किसी एक चीज को उपयोगिता ज्यादा दे सकता है, कोई एक ग्रुप, कोई एक समूह किसी एक चीज को उपयोगिता ज्यादा दे सकता है और दूसरा समूह उसी चीज को अनुपयोगी मान सकता है। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ इक्विटी। तो रिसोर्स एलोकेशन अगर हम मार्केट के ऊपर छोड़ देंगे, जैसा कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंदर कहा जा गया है, इससे एफिशिएंट एलोकेशन तो हो जाएगा लेकिन वो इक्विटेबल एलोकेशन नहीं होगा, बिकॉज द यूटिलिटी इज इंटरपर्सनल, हर व्यक्ति से व्यक्ति और सब्जेक्टिव मैटर, इट इज नॉट ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज वन inefficient allocation of resources may be more equitable than another efficient allocation. एक इनएफिशिएंट एलोकेशन रिसोर्सेज का ज्यादा इक्विटेबल होगा देन एन एफिशिएंट एलोकेशन। तो इक्विटेबल का मतलब ये है कि सभी को समान, सभी को बराबर, और उसके लिए आप एफिशिएंसी की तरफ जाएंगे तो एफिशिएंट एलोकेशन क्या करता है, एफिशिएंट एलोकेशन डिस्पैरिटी को बढ़ाता है लेकिन इक्विटेबल एलोकेशन डिस्पैरिटी को कम करता है। तो पेरेटो ऑप्टिमम जो पॉइंट्स हैं या फिर वेलफेयर इकोनॉमिक्स की जो बात है वो नॉर्मेटिव इशू है इक्विटी और एफिशिएंसी, और उसके ऊपर जो कि सब्जेक्टिव मैटर है उसके ऊपर ये ध्यान नहीं देता है। तो अभी तक जो हमने देखा उसको हम सम अप यहाँ पे कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम, पेरेटो एफिशिएंट आउटकम आपको मिलता है, मे और मे नॉट बी इक्विटेबल, लेकिन ये पेरेटो एफिशिएंट इक्विटेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि पेरेटो एफिशिएंट आउटकम इज ऑलवेज एन इक्विटेबल आउटकम, इट इज नॉट गारंटीड। अब नेक्स्ट हम इसी चीज को देखते हैं कि इक्विटी और एफिशिएंसी, इस डायग्राम को जो आप देख रहे होंगे इसके ऊपर, इसको अगर आप देखें तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे मैं इधर से इधर जा रहा हूं एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है और इक्विटी कम होती जा रही है। और सबसे ज्यादा इक्विटी किस कंसेप्ट के अंदर है? इसके इक्विटी के चार व्यूज हैं, डिफरेंट इकोनॉमिक्स इसके चार धारणाएं अपने पास दिमाग में रखते हैं। फर्स्ट व्यू है आपका कहलाता है इगेलिटेरियन व्यू, सेकंड इज रॉल्सियन व्यू, थर्ड इज यूटिलिटेरियन व्यू एंड फोर्थ वन इज मार्केट ओरिएंटेड व्यू। तो जो मार्केट ओरिएंटेड व्यू है जो कि पेरेटो ऑप्टिमम के अंदर हम देखते हैं या फिर वेलफेयर इकोनॉमिक्स में जिसकी बात की जाती है, दैट इज हाईली एफिशिएंट। एंड इगेलिटेरियन व्यू, इट इज हाईली इक्विटेबल व्यू, इसके अंदर इक्विटी सबसे ज्यादा होगी। इसीलिए मैंने कहा इन सभी को इस क्रम में जमाया इन चारों व्यूज को। तो इगेलिटेरियंस क्या कहते हैं? इगेलिटेरियंस इकोनॉमिक्स जो भी वर्ग है, समूह है सोच रखने वालों का, वो ये कहता है कि
ऑल रिसीव इक्वल अमाउंट ऑफ गुड्स, हर व्यक्ति को बराबर अमाउंट दिया जाए। आप खुद भी देखते होंगे कि जहां भी इकोनॉमी को मार्केट के ऊपर छोड़ा गया है, वहां पे हैव्स और हैव नॉट के बीच में जो खाई है वो बढ़ गई, डिस्पैरिटी को बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों के पास स्टार्टिंग में ही कुछ नहीं है, वो पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए जो इगलिटेरियन व्यू है वो हाईली इक्विटी की बात करता है। वो ये कहता है कि हर व्यक्ति को समान रूप से बांट देना चाहिए। जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है वो सब में समान रूप से बटेंगे। ऑल रिसीव इक्वल अमाउंट ऑफ गुड्स, ये भी एक्सट्रीम व्यू है। नेक्स्ट इज मार्केट ओरिएंटेड व्यू, दैट इज अगेन एन एक्सट्रीम व्यू, और वो हाईली एफिशिएंसी की बात करता है। ये कॉम्पिटिटिवनेस की बात करता है। इसके बीच में जो दो मीडियन व्यूज हैं वो है रॉल्सियन व्यू। वो कहता है मैक्सिमम यूटिलिटी ऑफ लिस्ट वेल पर्सन ऑफ सोसाइटी। ज्यादा यूटिलिटी किससे मिलनी चाहिए? जिसकी कंडीशन खराब है, जो लिस्ट वेल पर्सन है, पुअर पर्सन। एंड जो यूटिलिटेरियन व्यू है वो कहता है मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी ऑफ ऑल, हर पूरे समूह की जो यूटिलिटी है उसको हम मैक्सिमाइज करें, यानी कि सोशल वेलफेयर। जो ये अभी हम पढ़ रहे हैं कि जो वेलफेयर फंक्शन अपना सोशल वेलफेयर फंक्शन, तो मैक्सिमम सोशल वेलफेयर की बात ये यूटिलिटेरियन कर रहे हैं। तो ये चार व्यूज हैं आपको इक्विटी के, इनको आपको जानकारी में होना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं सफिशिएंट कंडीशन ऑफ द एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमी। फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन थी जिसे हम फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम कहते हैं। सेकंड आपकी सफिशिएंट कंडीशन है। सफिशिएंट कंडीशन क्या कहते हैं आपकी? फर्स्ट कंडीशन जो आपकी है वो कॉम्पिटिटिव मार्केट से रिलेटेड है और मार्केट की अवेलेबिलिटी से रिलेटेड है। लेकिन सेकंड जो कंडीशन है वो कॉन्वेक्सिटी से रिलेटेड है। सेकंड कंडीशन क्या कहती है? Even if the economy generates a Pareto efficient allocation of the resources, does not ensure fair equitable. यानी अगेन सेकंड थ्योरम किससे रिलेटेड है? वो यही कह रही है कि एलोकेशन आपका पैरेटो एफिशिएंट हो, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो फेयर एंड इक्विटेबल होगा। Is government intervention necessary to achieve a fair distribution of the utilities? अगेन वापस क्वेश्चन ये आता है, जब फर्स्ट केस के अंदर हमने देखा था कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन की कोई जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए, मार्केट अवेलेबल होना चाहिए, तो गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की कहीं कोई जरूरत नहीं है, इनविजिबल हैंड काम कर रहा है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम। और लेकिन सेकंड फंडामेंटल थ्योरम अगेन कहती है कि जो आपका एलोकेशन है वो पैरेटो एफिशिएंट एलोकेशन आपने कर दिया, लेकिन ये आपका फेयर इक्विटेबल एलोकेशन को एंश्योर नहीं करता। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या गवर्नमेंट के इंट्रोडक्शन से ये हम एंश्योर कर सकते हैं कि ये एलोकेशन फेयर और इक्विटेबल होगा? आप में से कितने लोग इस बात को मानते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से जो पैरेटो एफिशिएंट एलोकेशन है, बिकॉज ऑफ द perfect competition, because of the availability of market, is not equitable, but the government intervention is necessary to achieve the fair distribution of the utilities? क्या ये गवर्नमेंट इसको अचीव कर सकती है? कोई जवाब दे मुझे। क्या आप सहमत है जो मैंने नो लिखा है बड़ा सा? नहीं है क्या आप लोग? आप सुन नहीं पा रहे हैं? क्या हो गया? हितेश, क्या हो रहा है? आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हाँ, अरे हाँ, तो आप बोलते नहीं ना, थोड़ा बोल तो दो, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बहुत जरूरी है, बाकी मैं कंटिन्यू बोलता रहूंगा। हाँ, तो ये इक्विटेबल गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से हो जाएगा, ये पूछ रहा हूँ मैं। क्या ये मैंने नो लिखा है वो सही है? सही है ना? नहीं होगा ना? यही है, दिस इज गवर्नमेंट फेलियर। इसको मैं डिटेल में बाद में और पढ़ेंगे हम। दिस इज गवर्नमेंट फेलियर, दिस इज डेमोक्रेसी फेलियर। देखिए, पैरेटो एफिशिएंसी में हमने देखा कि मार्केट अगर अवेलेबल है, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट को ऊपर छोड़ दिया जाए, हर चीज मार्केट को ऊपर छोड़ दी जाए, गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करने की कहीं जरूरत नहीं, गवर्नमेंट क्या लॉ एंड ऑर्डर को देखे,
डिफेंस को देखें, बाकी किसी मार्केट में गवर्नमेंट नहीं जाए, तो हमने देखा कि पैरेटो एफिशिएंट एलोकेशन रिसोर्सेज का होगा और पैरेटो एफिशिएंट पॉइंट सोशल वेलफेयर फंक्शन में हम पहुंचेंगे और हमें सोशल मैक्सिमम सोशल वेलफेयर हो जाएगा, पहुंच जाएंगे। लेकिन वहां हमारी एक प्रॉब्लम आ गई, वो ये आई कि ये जब हमने एलोकेशन देखा तो वो एलोकेशन होने के बाद बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी हो रही है, बहुत ज्यादा जो हैव्स एंड हैज नॉट के बीच में खाई बढ़ रही है। तो ये माना गया कि नहीं, इसके अंदर तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है। तो सेकंड थ्योरम कहते हैं कि जरूरी है, लेकिन गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी इसको अचीव नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट फेलियर। उस गवर्नमेंट फेलियर को हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे कि व्हाट इज गवर्नमेंट फेलियर इज। गवर्नमेंट इसको क्यों नहीं अचीव कर पाती। और वास्तव में आप देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट कहीं भी कितनी ही कंट्रीज का आप एनालिसिस करके देखिए, गवर्नमेंट बहुत कोशिश करती है, बहुत कोशिश क्या करती है गवर्नमेंट कि कुछ लोगों के ऊपर टैक्स लगाकर जो पैसा आ रहा है उसको बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर खर्च करके और कोशिश करती है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो इक्विटेबल हो जाए। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि डिस्पैरिटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। उसकी क्या रीजन है, किस कारण से ये हो रहा है? तो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम आपका यही है कि सेकंड फंडामेंटल theorem of welfare economics states that society can attain any Pareto efficient allocation of resources by making a suitable assignment of the initial endowment and then letting people freely trade with each other. If individual preferences are convex, then every efficient allocation is a competitive equilibrium for some initial allocation of the goods. This is your second fundamental theorem. तो sufficient condition आपकी क्या है कि जो आपका क्या कैसा होना चाहिए, इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस कैसी होनी चाहिए, कॉन्वेक्स होनी चाहिए, जो कि हम इसके अंदर देखते हैं। Any equilibrium deemed to be equitable can be achieved by a suitable distribution of resources among individuals, and that such a distribution need not itself generate inefficiency. ये आपकी खुद अपने आप में इनएफिशिएंसी जनरेट नहीं करे, है ना। ऐसा नहीं हो कि सिस्टम जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेस का वो अपने आप में ही इनएफिशिएंसी जनरेट कर रहा हो। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको लोगों को बताता हूं। फॉर एग्जांपल जब भी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल है, सुनिएगा आराम से। गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया कुछ इंडस्ट्रीज के ऊपर, कुछ फर्म्स के ऊपर। अब बताइए कि इससे रिसोर्स का एलोकेशन एफिशिएंट होगा या नहीं होगा या क्या होगा? तो हम कहेंगे नहीं। अब क्या होगा, जैसे ही गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, जो भी प्रोड्यूसर है उसका ध्यान प्रोडक्शन से हटकर किस पे लग जाएगा? उसका ध्यान प्रोडक्शन से हटकर इस बात के ऊपर लग जाता है कि वो टैक्स को किस प्रकार से मिनिमाइज कर सकता है, टैक्स किस प्रकार से ज्यादा बचाया जा सकता है, किस प्रकार से प्रोडक्शन किया जाए या फिर किन इनपुट्स को यूज किया जाए। अभी आप देखेंगे तो जीएसटी भी आ गया, जीएसटी के बाद भी अगर कुछ इनपुट्स के ऊपर टैक्स है, कुछ के ऊपर टैक्स नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उनमें से प्रोड्यूसर है वो क्या चीज ध्यान रखता है कि मैं किन इनपुट्स को यूज करूं जिसके ऊपर मुझे कम से कम टैक्स देना पड़े। तो आपका फोकस क्या हो जाता है, आपका फोकस प्रोडक्शन या बढ़ाने से या फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की तुलना में आपका फोकस ये हो जाता है किस प्रकार से ज्यादा टैक्स से बचाया जाए। तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इटसेल्फ इनएफिशिएंसी को जनरेट करता है। यानी आप वो चीजें यूज करना शुरू कर देते हो जिनका जो प्रोडक्शन करने के बाद आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को घटा सकती है, एफिशिएंसी को घटा सकती है। मशीनरी के ऊपर सपोज टैक्स लगा दे गवर्नमेंट, जो आप इनपुट मशीनरीज यूज कर रहे हैं उसके ऊपर टैक्स को बढ़ा दिया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, तो हम क्या करेंगे, इनएफिशिएंसी की तरफ जाएंगे। कैसे जाएंगे? हम मशीनरी को हटाकर ह्यूमन से या फिर वर्कर्स से काम कराएंगे जो कि इनएफिशिएंट। तो ये डिपेंड करता है कि एनी इक्विलिब्रियम डीम्ड टू बी इक्विटेबल, यानी कि अगर वो इक्विटेबल होना चाहिए उसको, कैन बी अचीव्ड बाय सुटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग इंडिविजुअल्स एंड दैट सच ए डिस्ट्रीब्यूशन नीड नॉट इटसेल्फ जनरेट इनएफिशिएंसी। वो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए जो अपने आप में वापस इनएफिशिएंसी को जनरेट नहीं करे। अनफॉर्चुनेटली ऑल प्रोग्रामर्स that redistribute income in our society are economically costly. जो भी प्रोग्राम्स हैं जो कि रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनकम को सोसाइटी के बीच में, वो कैसे हैं, इकोनॉमिकली कॉस्टली है। देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन एफिशिएंसी एंड इक्विटी एंड हार्ड चॉइसेस मस्ट बी मेड। और एफिशिएंसी और इक्विटी के बीच में ट्रेड ऑफ है और हमें हार्ड चॉइसेस लेनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, ध्यान देनी पड़ेगी।
because redistribution need not conflict the economic efficiency. redistribution से इकोनॉमिक जो एफिशिएंसी है उसको वो उसका विरोध नहीं करता। तो प्रॉब्लम्स क्या आ रही है इसके अंदर? प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप जो रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हो, देखिए गवर्नमेंट फेलियर मैंने बताया आपको अभी, गवर्नमेंट फेलियर इसलिए क्योंकि आप देख रहे होंगे कई सालों से आजादी के इंडिया के अंदर भी देख लें तो गरीबी हालांकि कम हुई, लेकिन असमानता एक ऐसी चीज है हमेशा रहेगी, क्योंकि एब्सोल्यूट डिफरेंसेस हो नहीं हो सकते हैं, लेकिन रिलेटिवली जो डिफरेंसेस होंगे वो हमेशा ही रहेंगे। किसी भी इकोनॉमी के अंदर कहीं भी है तो रिलेटिव पावर्टी हमेशा रहती है और डिस्पैरिटी हमेशा रहेगी। तो इसको जो सोसाइटी में इक्विटी की अगर जो बात करें, बहुत ही ज़्यादा ये आइडियलिस्टिक बात है, जो कि होना थोड़ा-सा बहुत ही टिपिकल चीज़ है। तो आपको इन दोनों ट्रेड ऑफ में से किसी एक को चुनना है और चुनने के लिए बहुत ही जो डिस्कशन है, इसका जो थ्योरीज़ है वो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज़ है, उसके ऊपर हमें देखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो मार्केट फेलियर है, रियल वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे काम करती है। तो मार्केट फेलियर क्या-क्या चीज़ें, हम इसको, चूँकि मैं मार्केट फेलियर को पहले आपको एक स्लाइड में बता चुका हूँ, इसलिए मैंने यहाँ इसको केवल सम अप किया है। मार्केट फेलियर किसके कारण से हो सकता है? 2-3 कारण हैं। या तो मार्केट पावर्स के कारण मार्केट फेलियर होगा। मार्केट फेल्स टू एलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली। मार्केट फेलियर मीन्स मार्केट रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट नहीं कर पाता है, दैट इज़ मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर होगा बिकॉज़ ऑफ मोनोपोली और ओलिगोपोली। अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो मार्केट फेलियर नहीं होगा। दूसरा मार्केट फेलियर होगा नॉन एक्जिस्टेंस ऑफ मार्केट, क्योंकि हमने 2 ही चीज़ें पढ़ी थी। जब आपने फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ी थी हमारी वेलफेयर इकोनॉमिक्स की, उसमें 2 ही चीज़ें थी। पहला तो परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा हमने तक पढ़ा था कि एक्जिस्टेंस ऑफ मार्केट। तो उन दोनों केसेस के अंदर वेलफेयर इकोनॉमिक्स काम करती है। लेकिन चूँकि मार्केट पावर्स और मार्केट एग्जिस्ट नहीं करते हैं इन केस ऑफ एक्सटर्नलिटीज, एसिमेट्री एंड पब्लिक गुड्स, इस कारण से मार्केट फेल हो जाता है, यानी कि मार्केट ऑटोमेटिकली इनविजिबल हैंड के माध्यम से रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट नहीं कर पाता है इन 2 कंडीशंस के कारण। और ये रियल वर्ल्ड के अंदर ये दोनों एग्जिस्ट करती है, एक्सटर्नलिटीज भी एग्जिस्ट करती हैं, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन भी एग्जिस्ट करती हैं, पब्लिक गुड्स भी एग्जिस्ट करती हैं, मिक्स गुड्स भी एग्जिस्ट करती हैं, क्लब गुड्स भी एग्जिस्ट करती हैं, market powers भी exist करती हैं। In real world, competition may not hold and not all markets exist, so market determine allocation of resources are inefficient. इस कारण से market determine, अगर हम market के ऊपर छोड़ दें resource allocation तो वो inefficient होगा। इसीलिए government के intervention की आवश्यकता रहती है to allocate the resources efficiently. The opportunity for the government, it is the opportunity, it provides the opportunity for the government to intervene to enhance the economic efficiency. इसलिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन इसके अंदर जरूरी हो जाता है बिकॉज ऑफ द मार्केट फेलियर। लेकिन हम आगे जाके देखेंगे कि गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से भी ये अचीव नहीं किया जाता है बिकॉज ऑफ द वेस्टेड इंटरेस्ट और अदर अदर बहुत सारी चीजें हैं जिनके कारण से अचीव नहीं हो पाता है, जिसको हम वोटिंग पैराडॉक्स के अंदर भी इसको बताता है, मीडियन वेट वोटर थ्योरम भी इसके अंदर आएगी। इन कारण से गवर्नमेंट फेलियर भी हो जाता है। अब 3 क्वेश्चंस हैं कि किस प्रकार से गवर्नमेंट एफिशिएंसी को बढ़ा सकती है। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस तो हो गई, गवर्नमेंट ने देखा कि अगर मैम, क्योंकि रियल कंडीशंस हम देख रहे हैं कि मार्केट एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा है बिकॉज 3-4 कारण देखे हमने, और मार्केट पावर्स भी है, मोनोपोली वगैरह। उस कारण से गवर्नमेंट को एक चांस मिलता है, जिस कारण से हम देखते हैं कि आजकल गवर्नमेंट का इंटरवेंशन लगभग लगभग हर चीज के अंदर है, हर जगह पे है। मिनिमम गवर्नमेंट की बात की जाती है, लेकिन गवर्नमेंट कोई ऐसी चीज नहीं जहाँ नहीं है। आप एजुकेशन ले लें, गवर्नमेंट है। आप बैंकिंग ले लें, गवर्नमेंट है। आप रेलवेज ले लें, बैंक गवर्नमेंट है। आप एयर एयर ट्रांसपोर्टेशन ले लें, गवर्नमेंट है। कोई ऐसा टेलीकम्युनिकेशन के अंदर भी इवन आज भी गवर्नमेंट इनएफिशिएंटली वर्क कर रही है, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट अभी एग्जिस्ट कर रही है। तो जहां भी देखें गवर्नमेंट की एग्जिस्टेंस है, और ये क्यों है एग्जिस्टेंस? बिकॉज एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, और मार्केट एफिशिएंसी को रिसोर्स की एफिशिएंटली एलोकेशन नहीं कर पाता, इसलिए गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की जरूरत है। तो 3 क्वेश्चन इसके लिए आएंगे जिसके लिए ऊपर हमें सोचना पड़ेगा, वो है विल इट हैव डिजायरेबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सिक्वेंसेस, विल इट एनहांस एफिशिएंसी, क्या गवर्नमेंट के आने से एफिशिएंसी बढ़ेगी, और कैन इट बी डन रीजनेबल कॉस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से कम खर्चे में
गवर्नमेंट के माध्यम से रिसोर्स एलोकेशन एफिशिएंटली किया जाए। और डिस्ट्रीब्यूशन जो करने पर क्या डिजायरेबल जो हम चाह रहे हैं वैसा हो जाएगा, यानी कि जो आपकी डिस्पैरिटी है वो कम होगी। तो इसके लिए जो आपकी द थ्योरी ऑफ सेकंड बेस्ट है वो हमें देखनी होगी। देयर आर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमी। अभी तक हमने दो कंडीशन देखी, फर्स्ट एंड सेकंड। नेसेसरी, फर्स्ट आपकी नेसेसरी कंडीशन थी फॉर वेलफेयर इकोनॉमिक्स, एंड सेकंड आपकी जो कॉन्वेक्सिटी की वो सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमी। अब फर्स्ट बेस्ट क्या चीज है? ये थ्योरी आपकी सेकंड बेस्ट है, लेकिन फर्स्ट बेस्ट क्या चीज है? फर्स्ट बेस्ट हम उसे कहेंगे if all but one of these conditions were already satisfied, it would always be beneficial to satisfy remaining one leads to first best। कि अगर सपोज आपकी सारी कंडीशंस जो कि अभी हमने वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंदर देखी, सारे मार्केट्स के अंदर सभी जगह हमारा एक्स वाई इज इक्वल टू ए बी सब बराबर हो जाए, सब जगह एमआरटीएस बराबर, सब एमआरटी बराबर हो जाए सभी जगह, तो परफेक्ट कंपटीशन भी हो, मार्केट भी एग्जिस्ट कर रहे हो, ठीक है, कॉन्वेक्सिटी वाली जो आपकी सेकंड है कंडीशन है वो भी फुलफिल हो रही हो। तो अगर किसी एक मार्केट के अंदर नहीं है, बाकी सभी में अंदर है, तो ये सभी मार्केट के अंदर है, अगर ये ऐसा सभी मार्केट के अंदर है तो हम कहेंगे कि ये आपकी फर्स्ट बेस्ट है। लेकिन अगर सपोज इफ सम ऑफ द नेसेसरी कंडीशंस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड बिकॉज ऑफ द इंस्टीट्यूशनल रेस्ट्रिक्शंस, किसी कारणों से कोई एक कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं होती है, जो कि अब हमने इसमें पढ़ी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन में, देन द थ्योरी ऑफ सेकंड बेस सेज if one or more of the necessary condition cannot be satisfied, it is neither necessary nor desirable to satisfy the remaining condition। क्या है कि अगर कोई एक भी कंडीशन आपकी इनमें से जो कि आप होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए, और वो सपोज कोई एक कंडीशन हमें मिल गई, क्योंकि हमें बहुत सारी, देखिए क्या है, ये सेकंड बेस थ्योरम क्यों आई है, इसके लिए आपको उल्टा चलना पड़ेगा। क्यों चलना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत सारे मार्केट है। कौन कौन से मार्केट है? कमोडिटी मार्केट है, लेबर मार्केट है, कैपिटल मार्केट है। सभी मार्केट के अंदर बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, और उन सभी का आपस में एक साथ जनरल इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे हैं। तो अब ये सभी का इक्विलिब्रियम हमें देखना है। अब आपकी सेकंड वेव थ्योरी क्या कहती है? सेकंड वेव थ्योरी आपको रिलैक्स करती है। क्या रिलैक्स करती है? कि अगर सपोज आपको इनमें से किसी भी एक मार्केट के अंदर पता लग गया कि वहां पर एमआरएस इज एक्स वाई फॉर ए इज नॉट इक्वल टू एमआरएस एक्स वाई फॉर बी, तब आपको दूसरी किसी कंडीशन की इंक्वायरी करने की आवश्यकता नहीं है। इतने से के ऊपर आके आप रुक जाइए। ये आपकी सेकंड बेस्ट थ्योरी। उसके बाद और इंक्वायरी करने की आवश्यकता नहीं। So if some of the necessary condition cannot be satisfied because of the institutional restriction, then the theory of second best says if one or more of the necessary condition cannot be satisfied, it is neither necessary nor desirable to satisfy the remaining condition। ठीक है, तो आपको ज्यादा और इंक्वायरी करने की आवश्यकता नहीं है, आप बस वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे और कहेंगे दिस इज सेकंड बेस्ट। बस ये चीज यहाँ पे नहीं हो रही, बाकी सब हो गए। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट बेस्ट क्या है? सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, दिस इज फर्स्ट बेस्ट। लेकिन सेकंड बेस्ट क्या है? कि कोई एक या दो ही तो नहीं हुई, दिस इज सेकंड बेस्ट। ठीक है, अब मैं आपको इसको जनरल लैंग्वेज के अंदर बताता हूँ कि सेकंड व्हाट इज सेकंड बेस्ट इज। सेकंड बेस्ट क्या है? कि सपोज आपने आप एग्जाम देने गए, 10 क्वेश्चन है और 10 के 10 आपको आ गए। सेकंड बेस्ट थ्योरम क्या कहती है? कोई एक या दो आपको नहीं आए, कोई एक या दो आपको नहीं आया, कोई एक या दो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, ठीक है, तो आपको कोई जरूरत नहीं दूसरे के बारे में, क्या है, बस दो ही तो नहीं हुई, तो कोई बात नहीं, दिस इज सेकंड बेस्ट। दिस इज सेकंड बेस्ट। थर्ड बेस्ट भी हो सकता है, फोर्थ बेस्ट भी हो सकता है, फिफ्थ बेस्ट भी हो सकता है, लेकिन सभी क्या है, इसको बोलने का तरीका है दिस इज बेस्ट, है ना। ये मेरा थर्ड बेस्ट है, ये मेरा फोर्थ बेस्ट है, ये मेरा फिफ्थ बेस्ट है। इस प्रकार से आपकी थ्योरी है सेकंड बेस्ट थ्योरम कि अगर कोई एक या दो कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, then it is neither necessary nor desirable to satisfy the remaining condition। ठीक है, आप यहीं पे रुक जाइए, दिस इज सेकंड बेस्ट। अब इसी में एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम क्या कहती है? इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट सोशल प्रेफरेंस।
अब ये आपकी जो एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम है, वो सोशल प्रेफरेंस थ्योरम से रिलेटेड है। सोशल प्रेफरेंस या सोशल प्रेफरेंस जो अभी हमने देखा था, सोशल वेलफेयर फंक्शन को हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं। तो व्हाट इज सोशल प्रेफरेंस इज, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सोशल प्रेफरेंस क्या है? अब हम इंडिविजुअल प्रेफरेंस की तो बात कर रहे थे अभी तक, लेकिन अब ये सोशल प्रेफरेंस क्या चीज? तो एरो कहता है कि जो भी इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस है उन्हीं से नो डाउट सोशल प्रेफरेंस बनेगी। लेकिन ये सोशल प्रेफरेंस बनेगी कैसे? कैसे हम सोशल प्रेफरेंस के ऊपर पहुंचेंगे? और ये सोशल प्रेफरेंस है क्या चीज है? सोशल प्रेफरेंस का मतलब ये है कि हर एक इंडिविजुअल से आप ये पूछने नहीं जा सकते डेमोक्रेसी के अंदर कि आपकी क्या प्रेफरेंस है। तो दो प्रकार की डेमोक्रेसी होती है, एक तो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरी है आपकी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, आप उसको कहते हैं, या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसके अंदर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं और वो हमारी बात करते हैं, वो हमारी प्रेफरेंसेस बताते हैं, हम डायरेक्ट प्रेफरेंसेस नहीं बताते। तो जहां इंडिया जैसी कंट्री जहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और बहुत ज्यादा वोटर्स हैं, वहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है कि हर एक चीज के ऊपर वोट किया जाए और लोगों से पूछा जाए कि आपकी प्रेफरेंस क्या है और उसके बेस पे सोशल प्रेफरेंस बनाई जाए। दिस इज नॉट पॉसिबल एंड दिस इज नॉट डिजायरेबल। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जहां पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो कि बहुत ज्यादा पब्लिक से जुड़े हुए हैं और वो उनकी प्रेफरेंसेस को बताते हैं और उनके बेस के ऊपर डिसीजंस लिए जाते हैं। दिस इज आवर डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट सोशल प्रेफरेंस ऑफ इंडिविजुअल प्रेफरेंस। सोशल प्रेफरेंसेस को बनाना, इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस से सोशल प्रेफरेंस को बनाना पॉसिबल नहीं होगा विदाउट वायलेटिंग वन और मोर ऑफ द 5 एक्सिम्स, या कुछ की बुक्स के अंदर केवल 3 एक्सिम्स की बात की गई है, दैट सोशल प्रेफरेंस शुड सैटिस्फाई। यानी कि सोशल प्रेफरेंस के क्या है, कुछ एक्सिम्स हैं, कुछ मान्यताएं हैं जो कि उसको पूरी करनी चाहिए सोशल प्रेफरेंस को। वो उनमें से, इन 5 में से, या कुछ बुक्स के अंदर केवल ये 3 ही बताई गई हैं, उन 3 में से किसी एक को वायलेट करेंगे तभी जाके हम इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस से सोशल प्रेफरेंसेस बना पाएंगे, अदरवाइज हम इसको बना नहीं पाएंगे। ये आपकी एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम, यानी कि इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल दैट सभी एग्जिम्स एक साथ फुलफिल हो रहे हो और उससे हम सोशल प्रेफरेंस बना, ठीक है, कोई कोई एक आपका जो एग्जिम है वो फुलफिल नहीं होगा इसके अंदर। तो ये एग्जिम्स क्या है, अभी तो मैं जस्ट रीड कर लेता हूँ, बाद में उसको देखेंगे। कंप्लीट ऑर्डरिंग, रेस्पॉन्सिवनेस टू इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस, नॉन इम्पोजिशन, नॉन डिक्टेटरशिप, इंडिपेंडेंस ऑफ द इर्रेलेवेंट अल्टरनेटिव्स। ये आपके 5 एग्जिम्स हैं, इनमें से किसी एक को छोड़ना पड़ेगा तभी जाके आप इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस से सोशल प्रेफरेंस बना पाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज गवर्नमेंट फेलियर। द इनएबिलिटी और अनविलिंगनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू एप्रोप्रिएटली एड्रेस मार्केट फेलियर। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस क्यों हुई थी? गवर्नमेंट इसलिए इंट्रोड्यूस हुई थी ताकि वो मार्केट फेलियर को से हमें बाहर निकाल सके, उससे उसको डील कर सके, इसलिए गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हुई। और अगर गवर्नमेंट मार्केट फेलियर को एप्रोप्रिएटली एड्रेस नहीं कर पाती है, दूर नहीं कर पाती है, या इनेबल है, अनेबल है, या फिर अनविलिंगनेस है गवर्नमेंट की, इस गवर्नमेंट विलिंगनेस नहीं है, तो हम कहेंगे कि दिस इज मार्केट फेलियर। दो डेमोक्रेसी अभी मैंने आपको बताई थी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो कि इंडिया के अंदर है, उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज लिंडाल प्राइसिंग क्या है? इसके ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। लिंडाल प्राइसेस जस्ट आप डेफिनेशन देख लें। जब भी कोई पब्लिक गुड्स आती हैं, उन पब्लिक गुड्स में हम ये देखते हैं फ्री राइडर प्रॉब्लम्स होती हैं, और फ्री राइडर प्रॉब्लम के कारण कोई भी जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी प्रेफरेंसेस बताते ही नहीं। वो कभी नहीं कहते हैं कि मेरी ये प्रेफरेंसेस है, मुझे ये चीज चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने मांगी या कहा अपनी प्रेफरेंसेस दी इसके लिए, तो हमें उसके लिए पे करना पड़ेगा। इस कारण से वो अपनी प्रेफरेंसेस बताते ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो फ्री राइडर रहना चाहते हैं। वही चाहते हैं कि यार दूसरा कोई कह दे उसको, जिसको चाहिए वो बनाए, हमारे क्या करना है, हमें तो रोड नहीं चाहिए। एक गांव के अंदर सपोज रोड नहीं होगी और लोगों से पूछा जाए आपको रोड चाहिए तो फिर टैक्स लगेगा या फिर टोल टैक्स लगेगा, तो लोग कहेंगे नहीं हमें तो रोड नहीं चाहिए, हम क्यों टोल टैक्स पे करें। तो इस कारण से वो अपनी प्रेफरेंसेस नहीं बताते, क्योंकि वो फ्री राइडर होना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कोई दूसरा अपनी प्रेफरेंस बताए, हम क्यों बताएं।
मुझे क्या फ़ायदा? तो कोई भी पब्लिक गुड है, जब उसको डिलीवरी की जाती है, तो उसमें कोई इंटरेस्टेड होता ही नहीं। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि उसकी विलिंगनेस टू पे नहीं होती। तो लिंडाल प्राइसिंग क्या कहता है? लिंडाल प्राइसिंग जस्ट ऑपोज़िट है। ये क्या है? ये आपका 2 जो अभी हमने डेमोक्रेसी पढ़ी थी, उसमें से डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर ये काम करती है लिंडाल प्राइसिंग। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसा कि इंडिया के अंदर है, वहाँ पे लिंडाल प्राइसिंग वर्क नहीं करती। और कुछ-कुछ केसेज़ में आप देखते भी होंगे ये वर्क करती भी है। लेकिन इसके वर्क करने के लिए लिनार प्राइसिंग के लिए क्या आवश्यक है कि पब्लिक अपनी या इंडिविजुअल्स अपनी प्रेफरेंसेस को रिवील करें, बताएं ऑनेस्टली कि उनको उससे कितना बेनिफिट हो रहा है। तो उनकी विलिंगनेस टू पे इससे पता लगती है और वो जो प्राइस पे करना चाहते हैं, विलिंगनेस टू पे उनकी होती है, वही प्राइस आपकी क्या कहलाती है? लिंडाल प्राइसेस होती है। उसी के आधार पे गवर्नमेंट उनके ऊपर टैक्स लगाती है और उसके बेस पे पब्लिक गुड को प्रोवाइड करती है और उस टैक्स को हम कहते हैं बेनिफिट टैक्सेशन। तो लिंडाल प्राइसिंग क्या है? मैं जस्ट इसको रीड कर देता हूँ। इट इज एन अप्रोच टू फाइनेंस पब्लिक गुड्स इन विच इंडिविजुअल्स ऑनेस्टली रिवील देयर willingness to pay and the government charges them that amount of finance the public good. Benefit taxation in which individuals are taxed for the public good according to their valuation or the benefit they receive from the that good. तो ये आपकी दो चीजें हैं, लेकिन ये जनरली कहाँ पर काम करती है, कहाँ वर्क करती है? ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर, जहां पर उन्हें अपनी प्रेफरेंसेस को रिवील करने के लिए कहा जाता है, तब करती है। अदरवाइज जो जहाँ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, इंडिया जैसे कंट्री है, वहां पर ये वर्क नहीं करती। तो इसकी क्या प्रॉब्लम्स है वो आप देखिए। प्रेफरेंस रिवलेशन प्रॉब्लम, पहला तो द इंसेंटिव टू लाई विथ लिंडाल प्राइसिंग arises because of the free rider problem। वापस अगेन फ्री राइडर प्रॉब्लम के कारण लोग क्या करेंगे? झूठ बोलेंगे, प्रेफरेंस को रिवील नहीं करेंगे। दूसरी प्रॉब्लम क्या है इसकी? प्रेफरेंसेस नॉलेज प्रॉब्लम। उन्हें पता ही नहीं कि मेरी प्रेफरेंस क्या है, मैं क्या चाहता हूं, उन्हें पता ही नहीं। सपोज आपकी सिटी के अंदर लोगों को ये पूछा जाए कि भाई आप कितना पे करना चाहते हैं साफ सफाई के लिए, लिंडाल प्राइसिंग हम बनाना चाहते हैं, तो हम एक सर्वे करें सिटी के अंदर कि आप जो पूरी कॉलोनी के लोग हैं वो कितना पे करना चाहते हैं साफ सफाई रखने के लिए गलियों के अंदर। तो व्यक्ति पहला तो प्रेफरेंस को रिवील ही नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि वो फ्री राइडर रहना चाहता है। दूसरा, उसे नॉलेज ही नहीं कि यार कितना होना चाहिए, क्या करना चाहिए। इट इज वेरी हार्ड फॉर द इंडिविजुअल्स टू प्रॉपर्ली वैल्यू गुड्स। वो गुड्स की वैल्यू को प्रॉपर्ली ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिवाइड नहीं कर पाता है। उसको उसकी वैल्यूएशन नहीं कर पाता है। इस कारण से उसको हम कहेंगे दिस इज नॉलेज प्रॉब्लम। एंड नेक्स्ट वन इज प्रेफरेंस एग्रीगेशन प्रॉब्लम। वो प्रेफरेंस को एग्रीगेट कैसे करें वो उसको पता नहीं पड़ेगा। हाउ कैन द गवर्नमेंट एग्रीगेट इंडिविजुअल वैल्यूज इनटू ए सोशल वैल्यू? तो ये तीन प्रॉब्लम लिनार प्राइसिंग के साथ में रहती। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं एक स्टेप और आगे, कि जब मैंने कहा कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर डिसीजंस किस प्रकार से लिए जाए। एक वीडियो मैं आप लोगों के साथ क्लास के बाद में शेयर करूंगा अपने ग्रुप पर। उस वीडियो में जो लेक्चर है उसको आप थोड़ा सा सुनिए। उस लेक्चर के अंदर आपको दो तीन चीजें देखने को मिलेगी। एक तो मेजोरिटी वोटिंग के ऊपर, और दूसरा मीडियन वोटर थ्योरम, और व्हाई गवर्नमेंट फेल्स। पूरा वीडियो ही इसी के ऊपर है, व्हाई गवर्नमेंट फेल्स। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो उसमें उस वीडियो को आप देखेंगे तो उसमें एक मीडियन वाटर थ्योरम है, वो आपको सुनने के लिए मिलेगी। मीडियन वाटर थ्योरम क्या कहती है? ये कहते हैं कि जनरली जो हम देखते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, जो भी पार्टीज के जो कैंडिडेट्स हैं, जो कि किसी एक इश्यू के ऊपर बात करते हैं, कि कोई भी एक इश्यू हो जिसके ऊपर अपना मत रखते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे फार्म सब्सिडी दी जानी चाहिए, फार्म सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए, टैरिफ बढ़ाया जाना चाहिए, टैरिफ कम किया जाना चाहिए। ऐसे किसी भी एक इश्यू के ऊपर सब अगर हम बात करें, तब क्या होता है कि कुछ लोग या कुछ जो एक पार्टी है वो किसी एक चीज का फेवर करती है, दूसरी पार्टी किसी दूसरी चीज चीज का फेवर करती है। लेकिन और उसके बाद हम वोटिंग कराते हैं, तो वोटिंग कराने के बाद किसी एक पार्टी को पता लगता है मुझे तो कम वोट मिले, और दूसरी को पता लगता है मुझे ज्यादा वोट मिले। तब क्या होता है, उसी बात के ऊपर सेकंड टाइम जब वापस वोट कराया जाएगा, तो वही पार्टी अपना जो रवैया है, अपना जो
उस चीज के ऊपर अपना जो सोच है उसको थोड़ा बदल देगी, मॉडरेट कर देगी और अल्टीमेटली हम क्या कहाँ पाएंगे, अपने आप को मीडियन वोटर की तरफ पाएंगे। यानी कि वो चीज का डिसीजन लिया जाता है डेमोक्रेसी के अंदर जो कि मीडियन वोटर्स को बेनिफिट करे, ज्यादा वोटर्स को, मेजोरिटी वोटर्स को बेनिफिट नहीं करे, मीडियन वोटर्स को बेनिफिट करे। इसी प्रकार से काम लिया और दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट फेल्स और जो डेमोक्रेसी वो फेल होता है। तो ये आप इसके अंदर मेजोरिटी वोटिंग या फिर मीडियन वोटर थ्योरम, उसको थोड़ा सा डिटेल में आप और देखिए उसको। तो मेजोरिटी वोटिंग क्या है? द टिपिकल मैकेनिज्म यूज्ड टू एग्रीगेट इंडिविजुअल्स वोट इनटू सोशल डिसीजन whereby individual policy options are put to a vote and the options that receive the majority of vote is chosen। जिसको ज्यादा वोट मिल जाते हैं वो चूज कर लिया जाता है। To aggregate individual preferences into social decision to a consistent, the aggregation mechanism must satisfy three goals। क्या goals इसको satisfy करने चाहिए? ये आपका अभी जो आएगा, ये एग्रीगेशन जो मैकेनिज्म है इसके अंदर तीन गोल्स को उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर हम मेजॉरिटी वोटिंग के ऊपर जा रहे हैं तो ये वही है जो कि एरर इम्पॉसिबिलिटी के अंदर है। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें। necessary for aggregation mechanism to provide a successful translation of individual preferences to aggregate decisions। एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम क्या कहती है कि इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस से हम जो एग्रीगेट डिसीजंस हैं वो नहीं बना पाते हैं और उसको बनाने के लिए जो भी एग्जिम्स है, 5 एग्जिम्स में से कोई एक एग्जिम्स को छोड़ना पड़ेगा। दैट इज एरो इम्पॉसिबिलिटी। इसमें भी जो वही 3-4 एग्जिम्स को लिए गए, एक तो है डोमिनेंस, दूसरा है ट्रांजिटिविलिटी एंड तीसरा है इंडिपेंडेंस ऑफ इररेलेवेंट अल्टरनेटिव्स। तो इसमें से ये 3 तो उसमें से लिए गए, 2 उसके अंदर नहीं थे। तो कुछ बुक्स के अंदर ये 3 दे रखे हैं, कुछ के अंदर 5 दे रखे हैं। डोमिनेंस क्या है? डोमिनेंस का मतलब है कि अब इफ वन चॉइस इज प्रेफर्ड बाय ऑल वोटर्स, कोई एक चॉइस हर वोटर ने प्रेफर की है, सबसे हमने पूछा गया अलग 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 चॉइसेस की क्या आप किसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, किसको कम देते हैं। तो सपोज सभी ने ए चीज को चुन लिया। ए चीज क्या है? फॉर एग्जांपल सपोज कि एक पार्क बनाना है, तो सपोज सभी ने चुन लिया। इफ एवरीवन इंडिविजुअल प्रेफर्स बिल्डिंग ए स्टैच्यू टू बिल्डिंग ए पार्क, स्टैच्यू बनाने को पार्क बनाने से ज्यादा सभी ने तवज्जो दे दी। तो क्या होना चाहिए? डोमिनेंस आपको वर्क करना चाहिए। डोमिनेंस जो थ्योरम वो कहेगी कि हमें क्या बनाना चाहिए? बिल्डिंग बनानी चाहिए। द एग्रीगेशन मैकेनिज्म मस्ट यील्ड ए डिसीजन टू बिल्ड ए स्टैच्यू। तो स्टैच्यू ही बनेगा। बिल्डिंग ए स्टैच्यू इज प्रेफर्ड बाय all voters, that's why this is a dominance। second is transitivity। transitivity आप लोग जानते हैं, ए को बी से प्रेफर किया, बी को सी से भी होगा, ए को सी से भी करेंगे, that is transitivity। and third is independence of irrelevant alternatives। कि दो आपने ए को बी से प्रेफर दे दी और एक तीसरा अल्टरनेटिव आ गया तो उसकी जो उसके कारण से प्रेफरेंसेस चेंज नहीं होगी, that is independence of irrelevant alternatives। For example, if building a statue is preferred to building a park, then the introduction of an other option to build a new police station will not suddenly cause building a park to be preferred to building a statue। ठीक है, तो उसको कभी भी चेंज नहीं करेगा। दैट इज इंडिपेंडेंस ऑफ इररिलेवेंट अल्टरनेटिव। तो एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम आपकी क्या कह रही है? एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम आपको ये बताती है कि मुझे इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस से जनरल प्रेफरेंस अगर बनानी है तो मुझे इन एग्जिम्स में से किसी एक एग्जिम्स को छोड़ना पड़ेगा, तभी मैं जनरल प्रेफरेंसेस बना पाऊंगा इंडिविजुअल्स को जोड़ते हुए, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। साइक्लिंग कब होती है? साइक्लिंग जो एक टर्म है वो आप देख लें, इसके अंदर टर्म ही जरूरी है आपके लिए। व्हेन मेजॉरिटी वोटिंग डज नॉट डिलीवर ए कंसिस्टेंट एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रेफरेंस। अगर मेजॉरिटी वोटिंग आपकी कंसिस्टेंट एग्रीगेशन नहीं देती इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस को, देन आपकी ये कहलाती है साइक्लिंग। अब एरो मेजॉरिटी थ्योरम का एक बार वापस देखें। देयर इज नो सोशल डिसीजन रूल दैट कन्वर्ट्स इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस into consistent aggregate decision without restricting preferences or imposing a dictatorship। इन दो चीजों के बिना कभी भी हम सोशल प्रेफरेंस नहीं बना पाएंगे इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस से। दो चीजें क्या करने की आवश्यकता पड़ेगी? विदाउट रेस्ट्रिक्टिंग प्रेफरेंसेस
और इम्पोजिंग ए डिक्टेटरशिप। तो ये दो चीजें हमें इसमें करनी पड़ेगी, यानी कि वो इम्पॉसिबल थ्योरम, या तो आप उसको इस ढंग से कहें या फिर आप इसको इस ढंग से, नहीं कोई भी तीन है। देखिए ये इसलिए बता रहा है, तीन में से मुझे दो तो करनी पड़ेगी, मतलब एक नहीं भी होगी तो चलेगा। आप तो किसी प्रकार से एरो इम्पॉसिबिलिटी को लिख सकते हैं। ये दो चैप्टर्स आप देख लें, एक तो गर्बर की बुक का चैप्टर नंबर 9 और मसग्रेव की जो बुक है उसका पब्लिक चॉइस एंड फिस्कल पॉलिटिक्स, उसमें से ये पूरा कंटेंट लिया गया। ई मैं इसमें आपको ज्यादा नहीं जाऊंगा, मैं आपका जो वीडियो शेयर करूंगा उससे आप ये सारी चीजें देख पाएंगे। सिंगल प्रेफरेंसेस क्या है, मीडियन वोटर थ्योरम क्या है, मीडियन वोटर्स क्या होता है मेनली। यहाँ पे मीडियन वोटर थ्योरम आप देखें, मेजोरिटी वोटिंग तो क्लियर है। जिस जिस चीज के लिए अगर हमें दो तीन काम कराने हैं, तो जिस चीज के लिए ज्यादा वोट आ रहे हैं वो चीज हो जानी चाहिए। ज्यादा वोट मतलब सपोज 100 वोटर्स हैं तो 51 वोट्स जिस चीज के लिए पड़ रहे हैं वो काम होना चाहिए, 49 वोट्स जिस चीज के लिए पड़ रहे हैं वो काम नहीं होगा। तो मीडियन वोटर थ्योरम क्या कहती है, जस्ट इसका अलग, मेजोरिटी वोटिंग विल yield the outcome preferred by the median voter if preferences are single peaked। अगर आपकी प्रेफरेंसेस सिंगल पीक्ड होगी, ये सिंगल पीक्ड और ये सभी चीजें आप बस ग्रे की बुक से या फिर जो गर्बर की बुक है उसके जो चैप्टर्स मैंने अभी इसके अंदर शेयर किए हैं उसमें से अगर कोई डिटेल में इंटरेस्टेड हो तो पढ़ लें, क्योंकि ये यहाँ पर मेरी सीक्वेंस में आ रहे हैं, इसकी कंटिन्यूटी में आ रहे हैं, ये आपके सिलेबस के पार्ट नहीं है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। मीडियन वोटर क्या होगा, द वोटर हुज टेस्ट आर इन द मिडिल ऑफ द सेट ऑफ वोटर्स। कुछ तो उस चीज को चाहेंगे और कुछ नहीं चाहेंगे, लेकिन मीडियन वोटर उसके बीच में होंगे। तो अब आप ये देखिए कि जो मैंने आपको बताया रिप्रेजेंटेटिव इकोनॉमिक्स, जो वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा उसमें आप देखिएगा रिप्रेजेंटेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर जनरली जो डिसीजंस ली जाते हैं वो मेजोरिटी प्रेफरेंसेस के वोटिंग के आधार पर नहीं लिए जाते हैं, दैट दे आर ऑल बेस्ड ऑन मीडियन वोटर थ्योरम। यानी कि वो मीडियन वोटर्स की जो बात है उनको करते हैं, मेजोरिटी की बात नहीं करते हैं। ठीक है, और उसके पीछे क्या रीजन है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। उसके पीछे एक सबसे बड़ा जो रीजन है वो है लॉबिंग। लॉबिंग क्या चीज है, लॉबिंग अभी हम डिटेल में देखेंगे कि कुछ व्यक्ति गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए, कुछ जो कि पार्टी से बाहर है, गवर्नमेंट के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए लॉबिंग करते हैं और उसके बेस पर वो उस काम को करवा देते हैं। और दूसरा रीजन है जिसको हम कहते हैं रेशनल इग्नोरेंस। रेशनल इग्नोरेंस भी एक गवर्नमेंट फेलियर के लिए बहुत बड़ा कारण है। रेशनल इग्नोरेंस क्या चीज है, आपको कोई भी गवर्नमेंट कुछ भी काम कर रही, कोई डिसीजन ले रही है, उस डिसीजन के लिए कितने लोग हैं जो कि उस इंफॉर्मेशन को लेना चाहेंगे, उस बात को समझना चाहेंगे, उस बिल को पढ़ना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। तो हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव इसीलिए चुने हैं ताकि हमें वो सब नहीं करना पड़े, क्योंकि हमारे लिए उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। हर चीज को पढ़ना, देखना, समझना, उसके ऊपर विचार रखना, ये इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इसका और उसके लिए टाइम भी लगता है। तो ये आपका कहलाता है रेशनल इग्नोरेंस, यानी कि ज्यादातर लोग जो भी काम गवर्नमेंट कर रही है उसके लिए अपना इंटरेस्ट रखेंगे ही नहीं, रेशनली इग्नोर करेंगे इन चीजों को। तो काम किन के होंगे, जो कि मीडियन वोटर्स हैं उनके काम वहां पर हो रहे हैं, मेजोरिटी वोटर्स के नहीं। दिस इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ये सब आप उसको देख लीजिएगा। ये काम जो अभी मैं आपको डिस्कस करा था बहुत इंपॉर्टेंट है। वोट मैक्सिमाइजिंग पॉलिटिशियंस represent the median voter. The median voter theorem in the representative democracy context rests on the single key assumption that all politicians care about is maximize the number of votes they get. If this is true, then elected politicians will choose the outcome preferred by the median voters. उनको अपने वोट को बढ़ाना है, वोट बैंक को बढ़ाना है, तो क्या करेंगे,
इलेक्टेड पॉलिटिशियंस विल चूज द आउटकम प्रेफर्ड बाय द मीडियन वोटर। किस प्रकार से करेंगे वो आप उस वीडियो के अंदर देख लीजिएगा। एज लॉन्ग एज प्रेफरेंसेस आर सिंगल पी, that is with vote maximizing politicians, the theory we use to explain direct democracy can be applied to representative democracy as well। एजम्पशंस इसके क्या है मीडियन वोटर के, ये सारे एजम्पशंस है। क्या सिंपल से एजम्पशन है, सिंगल डायमेंशन वोटिंग होनी चाहिए, ओनली 2 कैंडिडेट्स होने चाहिए पार्टी में, वो एग्जांपल पे आप देखेंगे वो भी 2 कैंडिडेट्स का है। नो आइडियोलॉजी और इन्फ्लुएंस, कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, कोई आइडियोलॉजी नहीं होगी। नो सेलेक्टिव वोटिंग नहीं होगी, मनी का उपयोग नहीं करा जाएगा अपनी वोटिंग को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो उस कंडीशन के अंदर ये आपकी जो वोटर थ्योरम है वो उसका मॉडल फुलफिल होता है। और फुल इंफॉर्मेशन होगी, फुल इंफॉर्मेशन तीनों के ही पास होगी। वोटर नॉलेज ऑफ द इश्यू, वोटर को जो भी इश्यू है उसका नॉलेज होगा। पॉलिटिशियन नॉलेज ऑफ द इश्यूज, पॉलिटिशियंस को भी इश्यू का नॉलेज होगा। एंड पॉलिटिशियंस नॉलेज ऑफ द वोटर प्रेफरेंस, पॉलिटिशियंस को वोटर की प्रेफरेंसेस का भी नॉलेज होगा। इन एजम्पशंस पे मीडियन वोटर थ्योरम काम करती है। ये जो लॉबिंग है जिसके बारे में आपको बता रहा था, लॉबिंग इज द एक्सपांडिंग ऑफ द रिसोर्सेज बाय सर्टेन इंडिविजुअल्स और ग्रुप इन एन अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस अ पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन फाइंड इट इन देयर इंटरेस्ट टू लिसन टू लॉबीज फॉर 2 रीजंस। 2 रीजन से लॉबिंग, लॉबर्स को वो पसंद करते हैं। लॉबर्स इन्हें इंफॉर्मेशन देता है। First, these groups can provide relevant information about the issue to the uninformed politicians. And second, these groups will reward politicians who support their views by contributing to politicians' campaign and getting group members to vote for the politician, which can help the politician overall vote maximization. तो लॉबर्स उनको वोट के टाइम पे सपोर्ट भी करते हैं, कैंपेनिंग के अंदर भी सपोर्ट करते हैं, उनका जो वेट वोट बैंक होता है उसके बेस पर भी उनको सपोर्ट करते हैं और इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं। ये भी गर्बर की बुक से मैंने लिया है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। लेकिन लॉबिंग के कारण होगा क्या, या मीडियन वोटर थ्योरम के कारण क्या होगा? मीडियन वोटर थ्योरम या लॉबिंग के कारण हम देखते हैं कि वो डिसीजंस लिए जाते हैं जो कि सोशली इनएफिशिएंट। इन प्रिंसिपल लॉबिंग कैन सर्व 2 यूजफुल रोल्स। क्या रोल है? एक तो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड रिप्रेजेंटिंग intensity of the preferences. Indeed, given the political inefficiency of the median voter outcome, some amount of lobbying is probably optimal. The problem that arises with lobbying is that when there is an issue that benefits a small group and imposes only small cost on a large group, lobbying can lead politicians to support socially inefficient positions. Examples of this results in farm subsidy. इसको भी आप उसमें देख सकते हैं। अब चलिए थोड़ा सा इस टॉपिक से हम हटते हैं और एक डिफरेंट टॉपिक की तरफ लास्ट में मैं सम अप कर देता हूँ। 2-3 स्लाइड्स और हैं जिसके अंदर अभी तक जो आपने कहानी पूरी सुनी उसमें लिवेथिन मॉडल जो आपका है वो क्या कहता है और निस्कैनन मॉडल क्या है उसको हम 2-3 स्लाइड्स में देखेंगे। पहला तो पब्लिक गुड्स आप लोग जानते हैं, गुड्स दैट आर नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवल। नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब कि ऐसी वस्तुएं हैं जिनके उपभोग के लिए हम किसी और को रोक नहीं सकते, एक्सक्लूड नहीं कर सकते। और दूसरा नॉन राइवल यानी कि अगर एक व्यक्ति उस चीज को कंज्यूम कर रहा है तो उसके कंज्यूम करने से दूसरे व्यक्ति के कंजम्पशन में उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी, दैट इज नॉन राइवल। ब्रेड नॉन राइवल है, अगर मैं ब्रेड खा रहा हूं तो आप नहीं खा पाएंगे। लेकिन मेरी क्लास अटेंड करना नॉन राइवल है। ब्रेड की कंजम्पशन में राइवलरी है लेकिन क्लास अटेंड करने में नॉन राइवलरी। जिसके पास भी पीसी है, नेट का कनेक्शन है, वो सभी अटेंड कर सकता है। एक व्यक्ति के अटेंड करने से क्लास में कुछ कमी नहीं आ जाएगी, उसकी यूटिलिटी घटेगी नहीं। लेकिन अगर मैं फिजिकल क्लास ले रहा हूं तो एक क्लासरूम की कैपेसिटी के ऊपर ये डिपेंड करेगा। क्लब गुड्स क्या होती है? गुड्स दैट आर नॉन राइवल, ऐसी वस्तुएं जो नॉन राइवल तो है बट एक्सक्लूडेबल। जैसे कि अभी मेरी क्लास क्या है? क्लब गुड है। ये है तो नॉन राइवल है, मैं आप में से 50-100,000 लोगों को पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ये एक्सक्लूडेबल होगी। ये वही लोग यूज कर पाएंगे जिनके पास में लैपटॉप है, मोबाइल है और नेट का कनेक्शन। दैट्स व्हाई दिस इज एक्सक्लूडेबल, जस्ट लाइक ए टीवी ब्रॉडकास्टिंग। जैसे कि क्राउडेड स्ट्रीट है, वो नॉन एक्सक्लूडेबल है बट राइवल है। क्राउडेड स्ट्रीट के अंदर आप किसी को भी जाने से रोक नहीं सकते, लेकिन राइवलरी इसलिए होगी कि अगर वहां ज्यादा लोग जाते हैं, जिस जिस प्रकार से मैंने अभी फिजिकल
क्लास का एग्जांपल दिया था, ज्यादा लोग जाते हैं तो दूसरे उसको कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, वैसे ही क्राउडेड स्ट्रीट का एग्जांपल। मैरिड गुड्स हम जानते हैं, जिसको मसग्रेव ने सबसे पहले इसका कंसेप्ट दिया था। मैरिड गुड्स वो गुड्स हैं जिनकी लोग डिमांड नहीं करें फिर भी गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए, जिसमें स्पेशली एजुकेशन। मिक्स गुड्स हैं, जनरली जो गुड्स हम देखते हैं मार्केट में वो मिक्स गुड्स होती हैं, यानी कि उनके अंदर पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। सच मिक्स गुड्स केसेस इंक्लूड प्राइवेट गुड which generate benefits or cost externalities calling for correction of the subsidies or taxes। तो ये आपके मिक्स गुड्स। अब हम चलते हैं पब्लिक चॉइस थ्योरी के ऊपर कि पब्लिक चॉइस थ्योरी क्या है और गवर्नमेंट क्यों फेल होती है। ये 3-4 स्लाइड्स हैं जिसके अंदर मैंने इसको सम अप किया है, क्योंकि अब आपको सामने सारी पिक्चर आ गई। 3 लोग हैं, एक पब्लिक है, एक पॉलिटिशियंस हैं और एक ब्यूरोक्रेट्स हैं। इन तीनों चारों के ऊपर ही ये पूरी थ्योरी डिपेंड कर रही है। पब्लिक चॉइस थ्योरी इज स्कूल ऑफ थॉट एम्फसाइजिंग दैट द गवर्नमेंट मे नॉट एक्ट मैक्सिमाइज द वेलबींग ऑफ इट्स सिटीजन। यही पब्लिक चॉइस थ्योरी कि गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स के वेलबींग के ऊपर काम करने पर जोर नहीं देती है। दैट इज पब्लिक चॉइस थ्योरी, थॉट है ये। अभी तक क्या होता था, हम ये मानते थे डेमोक्रेसी के अंदर या गवर्नमेंट के अंदर कि गवर्नमेंट तो पॉलिटिक्स को हम इकोनॉमिक्स में नहीं लेते थे। क्यों? क्योंकि हम ये मानते थे कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या जो गवर्नमेंट है, चाहे उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी है या गवर्नमेंट भी हुए, वो पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करते हैं। लेकिन इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं या ये जो पब्लिक चॉइस थ्योरिस्ट ये मानते हैं, जिन्होंने जिस जो जो लोग इस बात के ऊपर विचार रखते हैं अपने, उनका ये मानना है कि गवर्नमेंट भी चूंकि लोगों को ही प्रतिनिधित्व करती है और अपने आप में लोग ही हैं, इसलिए वो भी सेल्फ मोटिवेटेड होंगे सॉरी सेल्फ इंटरेस्ट में ज्यादा ध्यान देंगे बनस्पत की पब्लिक इंटरेस्ट। यही थ्योरी आपकी पब्लिक चॉइस थ्योरी, यानी कि वो पहले अपना इंटरेस्ट पूरा करेंगे देन गवर्नमेंट का पब्लिक का इंटरेस्ट पूरा, यानी उनके पब्लिक के इंटरेस्ट को या वेलबींग को पूरा करने में भी खुद के इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। दैट इज पब्लिक चॉइस। गवर्नमेंट फेलियर क्या है? द इनएबिलिटी और अनविलिंगनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू एक्ट प्राइमरी इन इंटरेस्ट ऑफ इट्स सिटीजंस। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस हमने क्यों किया था? बिकॉज ऑफ मार्केट फेलियर। और गवर्नमेंट मार्केट फेलियर को कंट्रोल नहीं कर पाती है, दैट इज गवर्नमेंट फेलियर। यानी कि अगर गवर्नमेंट इनएबिलिटी है, अनविलिंगनेस है primarily to work primarily in the interest of its citizen, that is government failure. In 1971 Niskanen developed the model of the budget maximizing bureaucrats। और तीसरा वर्ग जिसमें आता है, मैंने आपको कहा था 3 चीजें हैं, 3 एजेंट्स हैं, पब्लिक, पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स। तो तीसरा जो मॉडल है निस्कैनन मॉडल जो है आपका, वो क्या कहता है कि ब्यूरोक्रेट्स का क्या काम है? ब्यूरोक्रेट्स का काम केवल बजट मैक्सिमाइजिंग ब्यूरोक्रेट्स है। In this model, the bureaucrat runs an agency that has a monopoly on the government provision of some goods or services। ब्यूरोक्रेट्स ऐसी एजेंसी को चलाते हैं जो जिसकी मोनोपोली पावर है, यानी कि जो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है, नेचुरल मोनोपोली, जो सर्विसेज भी गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर सकती है और कोई भी प्रोवाइड नहीं कर सकता। और ये बजट मैक्सिमाइजिंग ब्यूरोक्रेट्स, यानी कि वो हमेशा अपने बजट को बढ़ाते रहते हैं, एक्सपेंशन करते रहते हैं, अपना विस्तार करते रहते हैं। Niskanen model क्या है? Niskanen model notes that while the private sector rewards its employee for efficient production, एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर एम्प्लॉइज को रिवार्ड तब दिया जाता है जब वो एफिशिएंट प्रोडक्शन करें। ए ब्यूरोक्रेट सैलरी इज टिपिकली रिलेटेड टू एफिशिएंसी, एफिशिएंसी के साथ नहीं जुड़ी है। दैट इज निस्केनन मॉडल। निस्केनन मॉडल, ए ब्यूरोक्रेट्स compensation is based on the total measurable output of his bureaucrat। उसका टोटल मेजरेबल आउटपुट क्या है, उसके ऊपर बेस्ड है इसका कंपनसेशन, यानी कि प्रेजेस, बेनिफिट्स, स्टेटस, क्वालिटी ऑफ सपोर्ट स्टाफ एंड सो ऑन। द गोल ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स इज therefore is to maximize the size of the agency। क्यों? क्योंकि इसकी बेस्ड ऑन द टोटल मेजरेबल आउटपुट के ऊपर बेस है, इसलिए ये अपनी एजेंसी की साइज को क्या करता रहता है? बढ़ाता रहता है। मैक्सिमाइज द साइज ऑफ द एजेंसी ही कंट्रोल्स एंड thus maximizes budget, not to choose the level of services that maximize efficiency। This is Niskanen model, यानी उसकी चॉइस
क्या है? बजट को बढ़ाना, अपने अपनी साइज़ को बढ़ाना, न कि एफिशिएंसी को बढ़ाना। तो अब ये प्रॉब्लम आती है कि क्या हम पब्लिक प्रोविज़न करें चीज़ों का या प्राइवेट प्रोविज़न ठीक है? तो हम कुछ देखते हैं कि जब भी आपने देखा होगा प्राइवेटाइजेशन, ये देखिए ये सब जो निस्केनन मॉडल क्या है, इसके बेस पर ही सारा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। पहले हमने देखा सारी चीजें गवर्नमेंट की हुआ करती थी, पीएसयूज आपके गवर्नमेंट के होते थे। अभी आप देखिए कि एलआईसी को भी गवर्नमेंट प्राइवेटाइज कर रही है। हर जो गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग्स है उसको कम कर रही है, अपना शेयर कम कर रही है, कैसे भी करके जो डिस डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज हैं सारी। तो ये पॉलिसीज सारी इन सब थॉट्स से निकल के आ रही कि प्राइवेट प्रोविजन सही है, पब्लिक प्रोविजन सही है। तो हमने ये देखा कि पहले तो हमने देखा कि प्राइवेट प्लेयर्स के ऊपर छोड़ दे तो एफिशिएंट एलोकेशन होगा, लेकिन वापस उसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है कि इक्विटेबल एलोकेशन नहीं हुआ। गवर्नमेंट इंटरवेंशन से इक्विटेबल हो सकता है, ठीक है, लेकिन वापस प्रॉब्लम आती है जिससे कि अभी हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट भी अपने इंटरेस्ट में पर वर्क करती है, ब्यूरोक्रेट्स भी अपने इंटरेस्ट के लिए वर्क कर रही है, अपने साइज मैक्सिमाइजेशन के लिए वर्क कर रही है, ना कि एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए वर्क कर रही है। दैट्स व्हाई ये प्रोविजन होता है कि प्राइवेट प्लेयर्स, और हम कुछ स्टडीज जो हैं उसके बेस पर भी अगर देखा जाए तो ये निकल के आता है कि अगर पब्लिक प्रोविजन की तुलना में प्राइवेट प्रोविजंस किया जाए, इसलिए आप देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो ना पब्लिक इकोनॉमी है ना प्राइवेट इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी है कैसी है? मिक्स्ड इकोनॉमी, इसके अंदर दोनों ही प्रोविजंस है। और अभी धीरे-धीरे क्या होता जा रहा है? प्राइवेट प्रोविजंस बढ़ते जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम विद प्राइवेटाइजेशन क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नेचुरल मोनोपोली। A market in which because of the uniform decreasing marginal cost of production, there is a cost advantage to have only one firm provide the good to all consumers in the market, utilities such as water, gas or electricity. तो गवर्नमेंट ही इन चीजों के अंदर है, वाटर सप्लाई करनी हो या ऐसी चीजें जिस जो नेचुरल मोनोपोली है, जिसकी साइज, जिसके अंदर फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है, नेचुरल मोनोपोली से, तो वहां पर प्राइवेट प्रोविजंस किया जाना संभव नहीं है। ये प्राइवेटाइजेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यानी कि हर चीज प्राइवेटाइजेशन के लिए नहीं छोड़ी जा सकती। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप रेलवे लीजिए, रेलवे में अगर नेटवर्क बिछाना पूरे इंडिया के अंदर, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए पहले पब्लिक प्रोविजन करना पड़ेगा, देन ही प्राइवेट हो सकता है। एक बार आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, उसके बाद प्राइवेट प्लेयर्स आ सकते हैं। स्टार्टिंग में क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। जो नेचुरल मोनोपोलीज में, जैसा कि यहाँ पर अभी आप कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं, वाटर सप्लाई, गैस सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इन केसेस के अंदर प्राइवेट प्लेयर्स नहीं आएंगे। दिस इज द प्रॉब्लम विद द प्राइवेटाइजेशन, यानी हर चीज 100% प्राइवेट के ऊपर नहीं छोड़ी जा सकती, पब्लिक प्रोविजन होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्टिंग आउट एंड अप्रोच। कॉन्ट्रैक्टिंग आउट का मतलब कि गवर्नमेंट अपने पास रखे लेकिन उसका कॉन्ट्रैक्ट किसको दे दे? प्राइवेट प्लेयर्स को दे दे। आप लोग सभी जानते हैं, इसलिए मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बीडर वगैरह की चीजें हैं। नेक्स्ट लास्ट इज लिविथिन थ्योरी। लिविथिन थ्योरी क्या चीज है? लिविथिन का मतलब है, ये कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, पहला तो आप ये ध्यान रखें। लिविथिन का मतलब होता है एक बहुत बड़ा जाइंट आदमी, है ना, जो कि राक्षस टाइप का होता है, उसको लिविथिन बोलते हैं ना। लिविथिन एक राक्षस जैसा है। Leviathan theory क्या कहते हैं? Niskanen theory assumes that individual bureaucrats tries to maximize the size of their own agency and that a large government tries to rein in them. In contrast, इसके उल्टा just Buchanan and Buchanan क्या कहते हैं? Sees these two entities as one monopolist. ये इन दोनों चीजों को क्या देखते हैं? उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट क्या चीज है, क्या है? मोनोपोलिस्ट है, विच दे कॉल लिवेथन। इसको हम, उसको हम क्या कहते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? उसको वो लिवाथन बोलता है, मोनोपोलिस्ट। दैट सिंपली ट्राइज टू, ये मोनोपोलिस्ट क्या करता है? दैट सिंपली ट्राइज टू मैक्सिमाइज द साइज ऑफ द पब्लिक सेक्टर by taking advantage of the electorate ignorance। जो भी मैंने आपको कहा था, ignorance, rational ignorance। इलेक्ट्रोड्स की क्या होती है? रेशनल इग्नोरेंस होती है। इसको आप और भी जोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रोड्स रेशनल इग्नोरेंस, यानी कि वो जानना ही नहीं चाहते। इतनी सारी चीजें हैं, आप कौन कौन से बिल को पढ़ेगी, कौन कौन सी बिल बातों को सीखेंगे, देखेंगे, तो वो जानना ही नहीं चाहते, उनके पास समय नहीं, वो अपने खुद के नीति ग्रिटी में उलझे हुए हैं। Under this theory, voters cannot trust the government to
speed their tax dollars to spend their tax dollars efficiently and must design ways to combat government greed. ठीक है, ये थ्योरी कहती है कि वोटर्स कैन नॉट ट्रस्ट द गवर्नमेंट टू स्पेंड द टैक्स डॉलर एफिशिएंटली, ट्रस्ट नहीं करेंगे एंड मस्ट डिजाइन वेज टू कॉम्बैट गवर्नमेंट ग्रीड, और वो उन तरीकों के ऊपर विचार करेंगे, सोचेंगे जिससे कि गवर्नमेंट को कम से कम किया जा सके और प्राइवेट प्लेयर्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। उनको लगेगा कि गवर्नमेंट जहां भी है वहां पे इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है। ठीक है, इन सब रीजंस के कारण, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा रीजन इलेक्टोरल्स की रेशनल इग्नोरेंस है। और यहीं पे मैं अपना पूरा उसको लास्ट आपका सम करता हूँ, द इम्प्लीकेशन ऑफ गवर्नमेंट फेलियर। पूरा हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। देयर इज अ क्लियर एविडेंस दैट गवर्नमेंट फेल्स इन सम इंस्टेंस टू बेनिवेंटली सर्व द इंटरेस्ट ऑफ देयर सिटीजन। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो अपने सिटीजन्स के अच्छे के लिए, भले के लिए काम करें, वेलफेयर के लिए काम करें। Do these failures have important implications, or can citizens use policies such as property tax limitations to limit harms imposed by government structure? Some evidence suggests that government failure can have a long-lasting negative impact on economic growth, as reviewed in the empirical evidence discussed. तो इसलिए अब अभी भी आपको मैं यहाँ पे एक चीज के साथ में, एक थॉट के साथ में सोच छोड़ रहा हूँ कि गवर्नमेंट का यहाँ पर आपने देखा बहुत सारी चीजों में, जिसमें जैसे करप्शन भी एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इनएफिशिएंसी एक पॉइंट है ही है। तो हम देखते हैं कि प्राइवेट प्रोविजन और गवर्नमेंट प्रोविजन दोनों के बीच में क्या चीज होनी चाहिए, क्या चीज एफिशिएंस है, क्या इनएफिशिएंसीज है, वो एक बहुत बड़ा एक रिसर्च का पॉइंट है, टॉपिक है। तो गवर्नमेंट फेलियर किस चीज में है? गवर्नमेंट का फेलियर सिर्फ एक ही चीज है कि अगर वो सिटीजन्स के इंटरेस्ट को फुलफिल नहीं कर पा रही है। आप देखिए हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट 2 दिन पहले ही आई है इंटरनेशनल लेवल पे, और उसके अंदर हम देखते हैं कि व्यक्ति जिनके वेलफेयर बढ़ाने की बात की जा रही है, पॉलिसीज जो बनी, जो वेलफेयर इंक्रीज करने की बात कर रही है, वेलफेयर बढ़ा भी रही है लोगों को, लेकिन अगर उनकी हैप्पीनेस नहीं बढ़ रही है तो हम कहेंगे कि ये सारा एक फेलियर है। ठीक है, जस्ट एक बबल। तो यहीं पे मैं अपना लेक्चर सम अप करता हूँ। आगे आप लोगों को थॉट्स के लिए छोड़ देता हूँ कि आप इसके ऊपर और विचार करें और अपनी बात सोचें। क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये। संगीता जी केवल आप ही एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी? चलिए, थैंक यू। ठीक है, अपने कोई भी बात हो तो बताइएगा मुझे, मैं इसका एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए, ओके, गुड नाइट।